और बहुत बार ट्रेड ले लेते थे दिन में, 10 बार, 15 बार, 25 बार। इनिशियल लेवल पे हमें याद है हमने एक दिन में 250 ट्रेड भी लिए थे। तो ऐसे होता है इनिशियल लेवल पे बिगिनर पे। बट जैसे जैसे आप मैच्योर हो जाते हैं तो आपको पता चलता है भाई 250 ट्रेड लेके आप सिर्फ ब्रोकर का प्रॉफिट कर रहे हो, हमारा नहीं। और उसमें कुछ भी मिल जाए तो वापस ब्रोकरेज चार्ज में ही चला जाता है, तो हमें ऐसा नहीं करना है। हम जैसे प्रोफेशनल ट्रेडर के साथ बनते हैं तो प्रोफेशनल ट्रेडर के कंसेप्ट को समझना है, प्रोफेशनल ट्रेडर्स क्या करते हैं, और हमें भी वही करना है ताकि हम प्रॉफिट कमा सके। तो हम आज के डिस्कशन को स्टार्ट करते हैं। एक तो हमें आज मॉर्निंग में बहुत सारे रिक्वेस्ट आए थे कि भाई आपको आपके डिमेट अकाउंट्स के अंडरस्टैंडिंग्स को समझना है, तो वो भी समझ लेंगे। बट आज सुबह का मार्केट का एनालिसिस थोड़ा सा कर लेते हैं। देखो, ये जो रेंज थी हमने ये बजट डे के लिए वर्कआउट की थी, राइट। बट बजट डे में क्या हुआ, बजट डे में मार्केट साइडवेज रहा और मार्केट ने कुछ मूवमेंट ही नहीं दिया, राइट। बट देखो, जो हमारी लेवल्स रहती है वो कैसे काम में आती है, ये आपका एनालिसिस रहता है, ये आपका प्रेडिक्शन रहता है। आज मैंने कुछ नहीं किया, जो कल की लेवल से सिर्फ उन्हें कंटिन्यू किया, कल की लेवल से उन्हें कंटिन्यू किया। आज सुबह हमने पहले 15 मिनट में यहाँ पे कॉल में ट्रेड लेके प्रॉफिट कमाया, राइट। उसके बाद आई वॉज वेटिंग कि ये जो सेकंड रेजिस्टेंस है जो मैंने यहाँ पे मार्क करके रखा था सुबह के 5 मिनट के हाई का, वो ब्रेक होता है या नहीं उसके लिए वेट कर रहा था। वो ब्रेक नॉर्मली ये कैंडल ने कर दिया, 11 बजे की कैंडल ने। तो 11 बजे की कैंडल के बाद मैं ग्रीन कैंडल बनने का वेट करते रहा कि भाई 11 बजे की कैंडल ने इसको ब्रेक कर दिया है, तो इसके ऊपर अगर चला जाता है तो हम पोजीशन बना लेंगे। और हमने यहाँ पे सी में पोजीशन बना ली थी एसएल ऑर्डर डाल के कि भाई मुझे सी बाय करना है ऑप्शन, राइट। तो हमने यहाँ पे 21,700 का सी, 21,750 का सी, 21,850 के सी, तीन ऑप्शन अलग अलग लॉट में बाय किए थे, ताकि इन द मनी में हम बाद में बाय किए थे ताकि अच्छा प्रॉफिट हो। इन द मनी में अच्छा प्रॉफिट होता है। 800 भी इन द मनी था वैसे तो, बट हमने 2100, 21,700, 21,750 और 21,850 से तीन अलग अलग लॉट बाय किए थे यहाँ पे, क्योंकि हमें पता था भाई कल का जो लेवल है अगर मार्केट उसको क्रॉस करती है, आज मूवमेंट आता है तो डेफिनेटली मार्केट में अच्छा वर्कआउट होगा। हमने यहाँ पे क्यों नहीं बाय किया, क्योंकि ये चौथी कैंडल ने 9:30 पे मूवमेंट दी थी, तभी तो हमारा डिस्कशन चल रहा था मॉर्निंग में। तो उसके बाद तो हमारा पहले प्रॉफिट हो गया, तो हम थोड़ा सा रिलैक्स होना चाहते हैं। और जब भी अच्छी मूवमेंट आती है तो उसके बाद थोड़ा सा साइडवेज होना बनता है मार्केट का। देखो मार्केट है तो मार्केट, कल हमने बात की थी मोमेंटम की, तो हमें हमेशा याद रखना एक मोमेंटम दिन भर कैरी नहीं होता है नॉर्मली। कभी कभी एबनॉर्मल डे रहते हैं जिस दिन मार्केट बहुत लंबे समय के लिए गिरता है या फिर लंबे समय के लिए बढ़ता है, तो ऐसा कभी कभी होता है कि एक ही दिन पूरा मोमेंटम कैरी रहे, बट ऐसे बहुत कम बार होता है। और कल बजट डे हो गया था, तो फिर आज मोमेंटम पूरे दिन कैरी रहेगा, इसका थोड़ा सा डाउटफुल था। और पोजीशंस जो भी लेते, सेलर्स लेते, बायर्स लेते, तो उसमें कभी भी ब्रेथ की पोजीशन बनती है, थोड़ा सा वो वेट करेंगे और उसके बाद उसमें बाइंग स्टार्ट करेंगे, या फिर उसके बाद स्टॉप लॉस हंटिंग होगा। थोड़ा सा मार्केट साइडवेज जाएगा तो बायर्स की मूवमेंट कम होगी, सेलर्स की मूवमेंट कम होगी, बढ़ेगी। ऑर्डर इट इज, ये जो बड़े प्लेयर्स का काम रहता है स्टॉप लॉस हंटिंग का, वो काम बड़े पैमाने पे चलता है। तो नॉर्मली कभी भी एक अच्छा मूवमेंट आने के बाद हमने देखा कि यहाँ पे पहले 5 मिनट के कैंडल में ही हमने एंट्री ली थी, उसके बाद सेकंड कैंडल में हमने वेट किया, थर्ड कैंडल में हमने प्रॉफिट बुक किया। तो उसके बाद आई वाज आल्सो वेटिंग कि भाई मार्केट थोड़ा सा साइडवेज होना चाहिए, क्योंकि एक साथ इतनी बड़ी मूवमेंट तो मार्केट नॉर्मली नहीं करता है। सो वी आर वेटिंग कि भाई थोड़ा सा साइडवेज होगा। और उसके बाद यहाँ पे दो चांसेस थे, एक तो ये जो सपोर्ट है, जो रेजिस्टेंस लाइन था जिसके ऊपर मार्केट आया था, इसको ब्रेक करके नीचे आ सकता है, तो डेफिनेटली हम सेल में जाएंगे। या फिर पहले 5 मिनट कैंडल का हाई ब्रेक करता है तो हम बाइंग में जाएंगे। तो ये हमने वर्कआउट करके रखा था, और हमारा चार्ट ऑलरेडी रेडी था जो परसों बजट डे के लिए हमने बना के रखा था। बजट डे में हमने ये लेवल्स मार्क करके रखी थी कि भाई यहाँ पे कहीं पे भी आए तो ये जो ऊपर वाला बजट वाला हर्डल है इसको क्रॉस करना बहुत मुश्किल है, उसके लिए कुछ बड़ी अनाउंसमेंट रहेगी तभी ये हर्डल क्रॉस करेगा। और इसमें से ये लेवल जो बजट हर्डल है, जिसे हमने कहा था कि भाई इसमें हमें 100% सेलिंग करना है बजट हर्डल को, राइट। तो हमने यहाँ पे एंट्री की अप्रोक्सीमेटली 11 बजने के बाद, 11:10 को, और 11:10 से लेके यहां तक 11:35 तक ये मार्केट बढ़ता रहा बढ़ता रहा। और 11:40 की ये कैंडल में ही हमने एग्जिट ले ली, क्योंकि वो रेड बन रही थी और ऊपर से रेजिस्टेंस फेस कर रहा था, और हमें पता भी था कि ये यहाँ पे ऊपर रेजिस्टेंस है। तो हमने ये परसों ही डिस्कस किया था, जब बजट वाले प्री बजट सेशन में हमने शाम को मिले थे, तभी हमने ये डिस्कस किया था भाई 22,115, 110 से लेके 150 तक एक अच्छा रेजिस्टेंस है, जहां पे मार्केट रेजिस्टेंस ले सकता है। 22,000
100 से लेके 150 का एक 50 पॉइंट का लेवल था जहां पर रेजिस्टेंस अच्छा रहेगा और वो वर्कआउट हो सकता है। अगर बजट के दिन इतनी वोलेटिलिटी आती तो मार्केट बजट के दिन ही यहाँ पे आता और यहाँ से रेजिस्ट लेके नीचे आता, बट बजट ऑलरेडी हो गया था और उसके बाद ये मूवमेंट आई तो भी हमें पता था कि भाई ये रेजिस्टेंस लेवल तो काम कर सकता है। तो इसके लिए हमने यहाँ पे ऑलरेडी थोड़े से प्रिकॉशन में थे कि भाई इसके बाद इसके ऊपर जाएगा नहीं जाएगा, थोड़े डाउटफुल थे। और ये जैसे ही रेड कैंडल बनी, रिवर्सल कैंडल बनी, तो हमने इसमें से एग्जिट कर लिया और उसके बाद यहाँ पे पुट साइड में एंट्री नहीं ली। देखो कैसे रहता है, आप मल्टीपल ट्रेड्स नहीं ले सकते। हमें पता था भाई ये रेजिस्टेंस है तो ये ब्रेक हो सकता है या फिर यहाँ से रिवर्स आ सकता है, सब अपॉर्चुनिटीज थी, सब प्रेडिक्शन था, सब अपने यहाँ पे अपना अपना प्रेडिक्शन रहता है डेफिनेटली। बट हमने यहाँ पे वापस यहाँ से सेल का एंट्री नहीं ली क्योंकि हमें ऐसा लग रहा था कि जो बाइंग मूवमेंट है वो कैरी फॉरवर्ड रहेगा, यहाँ से ये थोड़ा सा रिट्रेस करके वापस ऊपर जाएगा। सो वी आर वेटिंग की भाई ये यहाँ से रिट्रेस करके वापस ऊपर जाए। देखो हर प्रेडिक्शन सही नहीं होता है, हर जो बंदा बैठा है मार्केट में एनालिसिस करता है तो हर एक उसका प्रेडिक्शन सही नहीं रहता है। हमें भी ऐसा लगा कि भाई यहाँ से पहली बार तो रिट्रेस करेगा डेफिनेटली, बट सेकंड टाइम जब इसको रिट्रेस करने जाएगा तब इसको ये क्रॉस कर लेगा और इसको भी ऊपर लेके जाएगा, क्योंकि मोमेंटम मार्केट में वन वे बहुत बार आते हैं और जो कल का मोमेंटम नहीं आया था वो मोमेंटम आ जा सकता है, ऐसा हमारा प्रेडिक्शन था। बट यहाँ तक तो ठीक रहा, उसके बाद हम यहाँ से वेट करते भाई ये इसको क्रॉस करे और ऊपर चले जाए, बट ये ऊपर गया नहीं। तो हमने उसके बाद कॉल नहीं लिया, हमने अपनी पोजीशंस को वर्कआउट कर लिया क्योंकि हमारा मॉर्निंग में ऑलरेडी यहाँ पे 60 पॉइंट्स का प्रॉफिट हो गया था और यहाँ पे तो अप्रोक्सीमेटली 160 पॉइंट्स का प्रॉफिट यहाँ पे हमें मिला हर ऑप्शन में, तीनों ऑप्शंस में और भी मल्टीपल लॉट्स में। तो इसमें तो बहुत बढ़िया प्रॉफिट हुआ, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। बट हम यहाँ पे एक्स्ट्रा और एक्सपेक्ट कर रहे थे कि यहाँ से भी मार्केट ऊपर जाए, बट हमारे लेवल को मार्केट ने रिस्पेक्ट किया और वहां से रिट्रेस करके वहीं से रिजेक्शन लेके रेजिस्टेंस को फेस करके यहाँ से मार्केट नीचे आए। तो यहाँ पे पुट में भी लोगों ने अच्छा कमाया डेफिनेटली। देखो हर एक का अपना अपना एनालिसिस रहता है, अभी हर ट्रेड तो हम नहीं ले सकते, तो हमें ये समझना पड़ेगा हम कितने भी प्रोफेशनल ट्रेडर हो तो हमें हर ट्रेड में जंप नहीं करना है, राइट। एक बार अपने एक्सपेक्टेशन के हिसाब से, अपने कैपिटल के हिसाब से कुछ अच्छा रिटर्न हमें मिल जाए तो उसके बाद ओवर ट्रेडिंग नहीं करनी है। आज देखो हमने 1140 को ट्रेड अपना बंद कर लिया, उसके बाद हमने सिर्फ मार्केट को वॉच किया, सिर्फ मार्केट को वॉच किया। यहाँ पे ये ब्रेक होने के बाद हमें एक पुट ऑप्शन लेना था जो हमने सुबह यहाँ पे हमने नोट डाउन किया था कि भाई इसको अगर ब्रेक करते हैं तो हम पुट ऑप्शन में एंट्री करेंगे और पुट का प्रॉफिट लेंगे। बट फिर भी हम दूसरे काम में बिजी थे तो हमने यहाँ पे एंट्री नहीं ली और ये भी प्रॉफिट नहीं कमाया, ठीक है। मार्केट में हमें आज 2 कॉल मिले, सुबह पहले कॉल में हमने प्रॉफिट कमाया, फिर पीपीसीएल में भी प्रॉफिट कमाया। पीपीसीएल की कॉल में प्रॉफिट बनाने के बाद हमने यहाँ पे एंट्री ली और यहाँ से यहाँ तक का भी प्रॉफिट लिया, ये भी अच्छा प्रॉफिट हुआ। और फिर उसके बाद ये रिटेस्ट वाला हमारे एक्सपेक्टेशन से ऊपर नहीं गया, सो वी आर हैप्पी कि भाई हमारे रिटेस्ट से नहीं गया, बट यहाँ पे पुट में एंट्री बन सकती थी, बट वी आर नॉट एक्सपेक्टिंग कि भाई इतना बड़ा फॉल आएगा, बट यहाँ पे इतना बड़ा फॉल आ गया। तो कैसे रहता है, देखो हर बार आपके एक्सपेक्टेशन से मार्केट जाएगा ऐसा नहीं होता है। तो इंट्राडे ट्रेड्स में ये हमेशा ध्यान रखना है, कितने भी प्रोफेशनल ट्रेडर्स हो, कितना भी एक्सपीरियंस हो जाए, कोई भी परफेक्ट नहीं होता है, हर एक का एनालिसिस कभी ना कभी गलत हो सकता है। तो हमें एक्सपेक्टेड वे से अगर मार्केट नहीं जाता है तो रिवर्स पोजीशन के लिए रेडी रहना पड़ता है, जैसे कल हमने किया। कल हमारी लाइव ट्रेडिंग में हमने देखा था वी वर वेटिंग फॉर सी, बट मार्केट ने सी का नहीं पी का पोजीशन दिया, तो हमने तुरंत पी पोजीशन ले ली और पी पोजीशन में प्रॉफिट कमाया। तो हमसे मार्केट में बहुत बार क्विक डिसीजन लेने पड़ते हैं, इसके लिए मल्टीपल लॉट्स को अगर आप ऑब्जर्व करोगे तो हमारा लॉट्स अच्छा वर्कआउट करता है। अभी जो हम इंडिकेटर्स का यूज करते हैं तो उसमें क्या फायदा होते हैं, क्या लॉस होते हैं, देखो हमने यहाँ पे सुबह क्रॉसओवर देखा था और इसके साथ यहाँ पे एंट्री ली थी, इसके साथ हमने यहाँ पे प्रॉफिट भी बुक किया, फिर वो थोड़ा सा साइडवेज हो गया, इसके बाद वो नीचे भी आया, तब हमने एंट्री नहीं ली थी, यहाँ पे पॉजिटिव क्रॉसओवर हो गया था और उसके बाद ये मार्केट ऊपर चढ़ता गया, ऊपर चढ़ता गया। तो हमने ये नीचे क्रॉसओवर पे एंट्री ली क्या, नहीं, उसके बाद हमने जब ये ग्रीन कैंडल बनी तभी इसमें एंट्री ली और उसके बाद प्रॉफिट कमाया, दैट इज ओके। वो तो अपनी अपनी पोजीशन सेटअप का पार्ट होता है, बट सेटअप के हिसाब से अगर आप एंट्री लोगे तो मार्केट में अच्छा प्रॉफिट बनता है। तो ये हमें समझना पड़ेगा, सेटअप के हिसाब से काम करोगे तो आप एक प्रोफेशनल प्रॉफिटेबल ट्रेडर बन सकते हो। तो आपको अगर प्रॉफिटेबल ट्रेडर बनना है तो आपको अपने इमोशंस पे कंट्रोल रहना पड़ेगा, होप ट्रेडिंग नहीं करनी है, मुझे ऐसा लगता है, मुझे ऐसा लगेगा, इसके लिए कुछ नहीं होता है, इससे कुछ प्रॉफिट नहीं होता है, किसी का भी प्रॉफिट नहीं होता है। तो हमारी सब ट्रेडर से यही दरखास्त है, यही रिक्वेस्ट है कि वे आप गलत ट्रेड्स ना लें, हमारी यही चाह है। आप किसी से कॉल लेते होंगे तो कॉल के ऊपर आप जिंदगी नहीं बिता सकते। अगर आपको एक प्रॉफिटेबल ट्रेडर बनना है तो आपको मार्केट सीखना पड़ेगा और खुद एनालिसिस करके
खूब के एनालिसिस पे काम करना पड़ेगा। देखो हमारे जो स्टूडेंट्स हैं जो हमसे सीखे हुए हैं उनको हम आज भी कॉल देते हैं, बट हम उन्हें कहते हैं जो हमने कॉल दिया है भाई उसको चार्ट पे एनालिसिस करो, और हमने जो सिखाया है उस सेटअप पे अगर वो बैठ रहा है तभी उसमें ट्रेड करो। कोई भी कॉल के ऊपर, कोई भी एडवाइजरी के ऊपर अगर आप ब्लाइंडली ट्रेड लेते हो तो बहुत बार लॉस होता है, आपने देखा होगा। और हमने स्पेसिफिकली कहा है फ्यूचर्स में, ऑप्शंस में अगर आपको कोई भी ट्रेड लेना है तो उसमें हेज करके ट्रेडिंग करनी है, उसमें सिंगल कॉल्स नेट कॉल्स नहीं बाय करने, उसमें मार्केट में पोजीशंस बहुत बार अगेंस्ट जाती है। जो बड़े प्लेयर्स रहते हैं वो हमेशा उस इक्विटी में डेफिनेटली बाइंग हो सकती है, उसमें कुछ अच्छा ब्रेकआउट आ सकता है, बट ब्रेकआउट के बाद भी जो बड़े प्लेयर्स हैं उसको रिटेस्ट के लिए नीचे लाते हैं, जानबूझ के उसको प्राइस को गिराते हैं, ताकि जो नॉर्मल रिटेल ट्रेडर्स है उनका लॉस और उनके लॉस में ही उनका प्रॉफिट होता है। वो और बहुत सारे रिटेल ट्रेडर्स उसमें जब लॉस दिखता है तब अपनी पोजीशन को एग्जिट कर लेते हैं और उसके बाद वो स्टॉक्स बहुत बढ़िया चल जाता है, रन होता है। तो हमें ये समझना पड़ेगा मार्केट में ये क्यों होता है, क्योंकि बड़े प्लेयर्स वहां पे बैठे हैं। हमारा जो कंपटीशन है वो बड़े प्लेयर्स के साथ है, बड़े प्लेयर्स के पास बहुत बड़ा सिस्टम है, वो सिस्टम पे ट्रेड करते हैं, वो मैनुअली ट्रेड नहीं करते। तो हमें इन सब चीजों को समझना है। एक ट्रेडर बनना यानी कि सिर्फ किसी के एडवाइजरी के ऊपर काम करना नहीं होता है। नॉर्मली हम स्मॉल अमाउंट प्रॉफिट डेफिनेटली शॉर्ट टाइम में कमा सकते हैं। सुबह आधा घंटा काम किया, आधे घंटे में हमने दिन की सैलरी निकाल ली। नॉर्मली अगर हम अच्छा काम करें तो हर दिन सुबह आधे घंटे में, एक घंटे में सैलरी निकल जाती है। जो हमारी पर डे सैलरी रहती है मंथली के हिसाब से, जो मंथली सैलरी है उसके हिसाब से पर डे की सैलरी यहाँ पे निकलती है, डेफिनेटली निकलती है। बट उसको घर पे लेके जाना होता है, उसको ओवर ट्रेडिंग में गंवाना नहीं है, ये रूल्स आपको लगाने पड़ेंगे। सेकंड थिंग, आपको एनालिसिस करके सेटअप के ऊपर बाय पोजीशंस बाय करनी है। कोई भी रॉन्ग सेटअप के ऊपर, कोई भी एक्सपेक्टेड होप्स में, और ज्यादातर ट्रेडर्स जितने हमने देखे हैं अभी 10 साल में, हमने कम से कम मोर देन 30-40 हजार ट्रेडर्स से मिले होंगे, 3-4 ट्रेडर्स के हमने रिव्यूज सुने, उनको क्या दिक्कत आती है वो हमने सुना। तो ज्यादातर लोग एक्सपेक्टेड रहता है, उनको एक माइंड एक्सपेक्टेशन रहता है। आप कहीं पे न्यूज देख ली, कहीं पे यूट्यूब प्रेडिक्शन देख लिया, देखो हमारा कहना ये नहीं कि आप किसी यूट्यूबर्स को फॉलो मत करो, हम ये नहीं कहते किसी को फॉलो ही मत करो, बट जो आप फॉलो कर रहे हैं उसमें प्रेडिक्शन देखना जो है ना, ये बहुत थोड़ी सी रिस्की चीज रहती है। क्योंकि जो प्रेडिक्शन हम सुनते हैं हमारा माइंड उसी तरह से काम करता है, जो हमने जो सीखा होता है वो सब हम भूल जाते हैं उस टाइम पे। जो हमने सुबह प्रेडिक्शन सुना होगा या फिर कल रात को प्रेडिक्शन सुना, भाई कल मार्केट ऐसे हो सकता है, तो हम हमारा जो माइंड है, देखो हमारे माइंड की एक नेचुरल सिस्टम है, जो नेचुरल सिस्टम जो हमने सुना है पढ़ा है उसको फॉलो कर दिए, और हमारा माइंड वैसे प्रेडिक्ट करने लगता है कि भाई ऐसे होगा। यहाँ पे अगर किसी ने बताया होगा ऊपर जाएगा, तो मार्केट में रेड कैंडल बन रही तो भी हमारा माइंड क्या कहेगा, नहीं ये भाई रिटेस्ट कर रहा है और इसके बाद वापस ऊपर जाएगा। और हम अपनी पोजीशन जो सेटअप है उससे पहले ही पोजीशन ले लेते हैं। मार्केट में ये हर बिगिनर के साथ होता है, हर नए ट्रेडर के साथ होता है, जो मार्केट में पोजीशन से पहले ही अपनी ट्रेड ले लेता है। देखो ऑप्शन बायर्स अगर हम हैं तो ऑप्शन बायर्स को वेट करना पड़ता है मूवमेंट का। ऑप्शन बायर्स होप ट्रेडिंग करेगा तो वो डेफिनेटली लॉस को फेस करेगा, क्योंकि क्या रहता है ऑप्शंस बायर्स के लिए दिक्कतें ये रहती है, उसका परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट प्रोबेबिलिटी 33% ही रहता है, क्योंकि उसके एक्सपेक्टेड मूव आया और वो अच्छा मूव रहा तभी उसको प्रॉफिट मिलेगा, अदरवाइज मार्केट साइडवेज रहा तो लॉस होगा, अगर मार्केट उसके अगेंस्ट गया तो लॉस होगा। उसमें प्लस टाइम डिके का फैक्टर रहता है, जो टाइम डिके का फैक्टर सेलर्स को सपोर्ट करता है। तो हम अगर बायर से, तो हमें समझना है भाई हमारी प्रोबेबिलिटी ऑफ विनिंग प्रोबेबिलिटी जो ऑलरेडी कम है, तो कम प्रोबेबिलिटी में अगर हम काम कर रहे हैं तो हमें ज्यादा प्रिकॉशन लेके काम करना पड़ेगा। बट ज्यादातर बायर्स क्या करते हैं, हमने जो सिस्टम सीखा है, हमने जो यूट्यूब में पढ़ा है, हमने जो गूगल पे पढ़ा है, हमने जो आज तक नॉलेज लिया है शेयर मार्केट का, इसमें एक अंडरस्टैंडिंग बायर के लिए नॉर्मली बढ़ाई जाती है कि भाई बायर्स का मिनिमम लॉस होता है और सेलर का मैक्सिमम लॉस होता है। इसके लिए बायर्स रिलैक्स बैठते हैं कि भाई मेरा जाएगा तो क्या, कितना 60 पॉइंट जाएगा, राइट। बट वो 60 पॉइंट्स भी बहुत इंपॉर्टेंट है, हमारे खून पसीने का पैसा है, हमें कहीं से फ्री तो नहीं मिला, किसी पेड़ पे तो नहीं आता है पैसा। तो हमें ये हमेशा, जब हम 60 पॉइंट्स भी की रिस्क लेते हैं तो भी हमें सोचना है कि हम 60 पॉइंट्स क्यों गवाए, राइट। तो ये जो कैजुअल एस्पेक्ट होता है नॉर्मली नए बायर्स का, बिगिनर्स का, जो तुक्का लगाते हैं, लॉटरी सिस्टम के हिसाब से काम करते हैं या कैसीनो के हिसाब से काम करते हैं। देखो शेयर मार्केट कोई कैसीनो नहीं है, लॉटरी नहीं है, तुक्का नहीं है। इसमें सिस्टमेटिक ट्रेड करोगे तो डेफिनेटली पैसा बनता है। आपने आपके सोसाइटी में, आपके फ्रेंड सर्कल में, आपके ऑफिस में हर जगह देखे होंगे जो लोग प्रॉफिट कमाते हैं। तो हमें भी प्रॉफिट कमाना है, हमें लॉस नहीं करना है।
हमारी मेहनत की कमाई है, हमारे पेरेंट्स ने दिया हुआ इनकम हो, हमारा खुद का इनकम हो, सैलरी इनकम हो, जो भी इनकम हो, जो हमने प्रॉफिट मेहनत से कमाया है, वो पैसे को हमें कभी भी, अगर डिसीजन गलत हुआ, प्रेडिक्शन गलत हुआ तो लॉस होगा, तो स्टॉप लॉस लेके एग्जिट होना है। कभी भी 100% लॉस के लिए वेट नहीं करना है। हीरो और जीरो कॉल अगर आप लेते हो तो उसमें लेस क्वांटिटी में काम करना है, क्योंकि हीरो और जीरो कॉल की वैसे भी प्राइस कम होती है, मिनिमम प्राइस का रिस्क रहता है, और मिनिमम प्राइस में बड़ा प्रॉफिट कभी कभी मिल जाता है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। बट मिनिमम प्राइस में मिनिमम लॉट में काम करो। कोई कोई हमारे स्टूडेंट्स थे जो इनिशियल लेवल पे हीरो और जीरो में 1000 क्वांटिटी बाय करते, तो हमने उनको ये बताया भाई 1000 क्वांटिटी बाय करके हम 1000 पॉइंट्स का रिस्क क्यों लें, क्योंकि अगर मार्केट साइडवेज रहा तो आपका वो पूरा 1000 पॉइंट्स खा लेगा मार्केट। तो हमें ये नहीं करना है। देखो, हमें इसको लॉटरी के सिस्टम से नहीं, सेटअप के हिसाब से काम करो ना, सेटअप पे पैसा बहुत बनता है, तो सेटअप पे क्यों नहीं काम कर रहे हो? तो लोग सीखना नहीं चाहते या सेटअप का वेट नहीं करना चाहते, तो ये देखो, ये गलत चीज है। हमें सेटअप का और सिस्टम का यूज करके ही पैसा कमाना है। हम प्रेडिक्शन में, होप्स में, किसी के एडवाइजरी के ऊपर पैसा नहीं कमा सकते, ये हमारे दिमाग में कंफर्म बैठना चाहिए। और अगर आप सिस्टम को फॉलो करोगे, रूल्स को फॉलो करोगे, तो डेफिनेटली पैसा बनेगा। हमने आज तक जितने स्टूडेंट्स को पढ़ा है उसमें से मैक्सिमम स्टूडेंट्स, 95% स्टूडेंट्स के लीजिए, वो जो ट्रेडिंग कर रहे हैं वो प्रॉफिट में है। क्यों? क्योंकि हम इन्हें ये चीजें बताते हैं कि भाई आपको क्या नहीं करना है। जो नॉर्मल बिगिनर ट्रेडर करता है, इनिशियल लेवल पे होता है, जो हमने भी गलतियां की थी इनिशियल लेवल पे, मैं भी बहुत होप ट्रेडिंग करता था कि मुझे ऐसे लगता था कि भाई मुझे ऐसे होगा, मुझे ऐसे लगता था कि ऐसे होगा, ऐसे होना चाहिए, ये स्टॉक में ब्रेकआउट मिला है तो ये बढ़ना ही चाहिए। बट ये बड़े प्लेयर्स इसमें वापस सेलिंग की ट्रेंड ला देते थे, डाउन ट्रेंड ला देते थे, तो जिसमें मेरी पोजीशंस वाइप आउट हो जाती थी, कैपिटल वाइप आउट हो जाता था, और उसके बाद में जब एग्जिट करता तभी वो बढ़ता था। ऐसा मैंने बहुत बार देखा है, मैंने प्रैक्टिकल कैलकुलेट किया। तभी तो मैं इक्विटी में ट्रेड करता था, बट फिर भी इक्विटी में मुझे लॉस लेके एग्जिट करना पड़ता, तभी तो पता ही नहीं था कि भाई इक्विटी को लॉन्ग टर्म हेल्ड कर सकते हैं। इनिशियल लेवल पे हमें भी नहीं पता था, बट जैसे जैसे मार्केट में काम किया, जैसे जैसे हमने सीखा, जैसे जैसे हमें अंडरस्टैंड हुआ कि भाई इक्विटी में तो लॉन्ग टर्म कभी भी होल्ड करो, लॉस बुक ही नहीं करना है मैक्सिमम, अगर फंडामेंटल स्ट्रॉन्ग, अच्छा स्ट्रॉन्ग स्टॉक है तो। दूसरी बात, अगर इक्विटी छोड़ के हम फ्यूचर में या ऑप्शन में बाय करें तो उसको हेज करके पोजीशन करो, हेज करके जो अगेंस्ट पोजीशन में प्रॉफिट बन रहा है उसको बुक करो। अगेंस्ट पोजीशन में जो प्रॉफिट बन रहा है उसको बुक करना होता है। अगर हमने हेज पोजीशन हेज की है और एक पोजीशन में अपने एक्सपेक्टेड ट्रेंड नहीं गया और नेक्स्ट अपने अगेंस्ट ट्रेंड जाने के हिसाब से जो हमने हेज की पोजीशन है उसमें कुछ प्रॉफिट दिख रहा है, तो अगर वो अच्छा प्रॉफिट है तो उसमें हमें दो चीजें करनी होती है। एक तो वो प्रॉफिट को बुक करना होता है, और उसके बाद की उसके मूवमेंट को ट्रेड वॉच करना रहता है। अगर वो सेम हमारे अगेंस्ट मूवमेंट जा रही है तो वापस हमारे उसी अगेंस्ट वाली पोजीशन से हेज करना रहता है। अदरवाइज उससे रिट्रेसल आ रहा है, रिवर्सल आ रहा है, तो हमें वेट करना होता है भाई जो हमने पहले पोजीशन ली थी वो अगर ट्रेंड में मार्केट रिटर्न आ रहा है तो उसमें हमें रिटर्न के लिए वेट करना है, और फिर जो हमने अगेंस्ट पोजीशन में हेज में प्रॉफिट कमाया था तो उसको कमाना है, बुक करना है। तो ये सब चीजें इंपॉर्टेंट रहती है जो मार्केट में आपको प्रैक्टिकल काम किए बिना समझ में नहीं आती, और जो हम हमारे प्रैक्टिकल स्टूडेंट्स को हमारे एडवांस ट्रेनिंग में सबको पढ़ाते हैं, प्रैक्टिकली लाइव एग्जांपल के साथ उसको वर्कआउट करते हैं, ताकि आपको ये सब पता चले। हमारा चाहते हैं, हमारा ये कहना है कि भाई हमारा कोई भी स्टूडेंट लॉस ना करे। आप ट्रेडिंग एक दो दिन नहीं करोगे चलेगा, आप एनालिसिस एक दिन ज्यादा करो, एक दिन वेट करो, पोजीशंस को वर्कआउट करो, बट लॉस मत करो, ये हमारा पहला कहना है। क्योंकि हमें जो पैसा मिलता है, हमारे जो पास जो पैसा है वो किसी की मेहनत का पैसा है, हमारे मेहनत का हो, हमारी वाइफ के मेहनत का हो, पापा के मेहनत का हो, फैमिली के मेहनत का हो, किसी ना किसी ने मेहनत करके वो पैसा कमाए, तो हमें वो ऐसे ही गंवाना नहीं है। जो पहली रिस्ट्रिक्शन रखनी, इसके लिए स्टॉप लॉस हमेशा लगा के काम करना है। स्टॉप लॉस अगर हमारा प्रेडिक्शन गलत गया तो स्टॉप लॉस लेके एग्जिट होना है। बड़े लॉस के लिए कभी भी वेट नहीं करना है। जो नॉर्मल बायर्स सिंपल हिसाब से काम करते कि भाई 60 पॉइंट से तुक्का लगा दिया, लगा तो लगा, नहीं तो 60 पॉइंट्स गया, ऐसे कभी भी काम नहीं करना है। देखो 60 पॉइंट्स में से भी अगर हम 30 पॉइंट्स लॉस हो गया तो फिर उसमें से एग्जिट हो जाएंगे, उसमें क्या है, 30 पॉइंट्स तो बचेगा। बट 100% लॉस के लिए कभी भी वेट नहीं करना है, सीधी बात है। 100% लॉस वही लेता है जिसके पास एक्स्ट्रा पैसा पड़ा है, जिसको लॉटरी सिस्टम की आदत होती है, तो वैसे कभी नहीं करना है डेफिनेटली। मॉर्निंग के मैंने सेशंस आपको समझा दिए। मार्केट में नॉर्मली 4 सेशंस आते हैं जिसमें बड़ा वॉलेटिलिटी आता है। मॉर्निंग 9 बजे एक बड़ी वॉलेटिलिटी होती है जब इनिशियल मार्केट स्टार्ट होता है, उसके बाद नॉर्मली 9 से 10:30 बजे तक ये मूवमेंट रहती है। 10:30 के बाद 11 बजे थोड़ी सी स्मॉल मूवमेंट होल्ड होती है, और 10:30 से लेके 11:30 बजे तक या 11 बजे तक थोड़ा सा
मॉर्निंग स्टॉप लेता है, 11 बजे वापस थोड़ी सी एक मूवमेंट स्टार्ट होती है, तो 11 बजे मार्केट को वापस वॉच करना है। 11 से 11:30 12 बजे तक एक अच्छी मूवमेंट रहती है, फिर 12 से 1 बजे तक वापस मार्केट थोड़ा सा होल्ड लेता है नॉर्मली। 1 बजे भी वापस मूवमेंट आती है, यूरोपियन मार्केट्स ओपन होते हैं, तो उसका इंपैक्ट थोड़ा बहुत पड़ता है हमारे मार्केट के ऊपर। तो उसमें अगर कुछ अच्छी न्यूज आई तो उसका इंपैक्ट डेफिनेटली अपने मार्केट के ऊपर पड़ता है। तो 1 बजे भी हमें मार्केट को फॉलो करना है। उसके बाद 2 सवा 2 बजे के बाद एक अच्छी मूवमेंट आती है, तो 2 सवा 2 बजे से 3:30 बजे तक भी फॉलो करना है। ये सब मार्केट के टाइम से जहां पे अच्छा मूवमेंट आता है, तो हम किसी भी टाइम हावर्स में काम करें, कोई भी 1 घंटा काम करें, उसमें हमें अच्छा मूव मिलेगा, लेकिन सेटअप के हिसाब से ट्रेड करो। प्रॉफिट कम मिला चलेगा, बट लॉस नहीं करना है, और हमारी मेहनत का पैसा है उसे नहीं गंवाना है। ये याद रखो, ये 2 चीजें जो वॉरेन बफेट जी ने कहा है कि फर्स्ट रूल नेवर लूज द मनी, सेकंड रूल ऑलवेज कीप इन माइंड द फर्स्ट रूल। फर्स्ट रूल को कभी नहीं भूलना है भाई, कभी भी पैसा लूज नहीं होना चाहिए, यही टारगेट हमारा होना चाहिए ट्रेडिंग से पहले। तो मेरी सबके लिए शुभकामना है कि भाई आप कोई भी ट्रेड करें, कहीं से भी ट्रेड करें, कोई दिक्कत नहीं है। आपको कुछ भी डाउट्स हो तो हमारे पास आइए, वी आर देयर टू हेल्प यू आउट, बट लॉस मत कीजिए। कोई भी ट्रेडिंग करो, आप इक्विटी करो, ऑप्शंस करो, फ्यूचर्स करो, इंट्राडे करो, इंडेक्स करो, कुछ भी करो, बट लॉस मत करो। लॉस अगर आपको हो रहा है, बहुत बार लॉस हो रहा है, तो आप अपनी ट्रेडिंग को स्टॉप करो। कहाँ पे लॉस हो रहा है, क्यों लॉस हो रहा है, आपकी पोजीशंस क्यों गलत आ रही है, उसको वर्कआउट करो। यू कैन शेयर द स्क्रीनशॉट्स ऑफ योरसेल्फ कि भाई क्या गलती हुई, यू हैव टू रेक्टिफाई योर मिस्टेक्स। तो मिस्टेक्स को रेक्टिफाई करो। देखो, अगर आप किसी सीनियर से अपनी मिस्टेक्स को रेक्टिफाई करते हो, तो वहां पे आपको सही गाइडेंस मिलेगी और फिर आपका लॉस कम होगा। ये पोजीशंस मैंने आपको सिर्फ इसलिए दिखाई कि भाई आपका भी एनालिसिस ऐसे सही आएगा कुछ दिनों बाद, जब आप डेली एनालिसिस मार्केट को करने लगोगे। तो हम भी यही चाहते हैं कि हमारा हर स्टूडेंट हमसे अच्छा ट्रेडर बने, जो अच्छा एनालिसिस कर सके, अच्छा वर्कआउट करे। आज हमारे बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जो लॉन्ग टर्म में इक्विटीज में हमें अच्छे कॉल निकाल के देते हैं, जो कभी कभी हमसे भी नजरअंदाज हो जाता है। ऐसे स्टॉक्स हमारे स्टूडेंट्स हमें निकाल के देते हैं कि सर देखो इसमें ये मूवमेंट आ रहा है, इसमें ये सेटअप बन रहा है, तो हमें उसके बाद पता चलता है इसमें भी ये सेटअप बन रहा है। तो ऐसा भी है, ठीक है, अच्छी बात है ना भाई। हमारा कोई स्टूडेंट आज हमसे अच्छा ट्रेड कर रहा है, वो आज हमसे ज्यादा स्टॉक्स को फॉलो कर रहा है, या फिर जो स्टॉक्स हम नहीं देख रहे उसे वो देख रहा है और वो हमें अपडेट दे रहा है, तो अच्छी बात है, दिस इज अ गुड थिंग। बट हम यही चाहते हैं कि हर ट्रेडर, हर जो बंदा जो सीखना चाहता है ट्रेडिंग को, ट्रेडिंग से एक एडिशनल इनकम कमाना चाहता है, एक सैलरी कमाना चाहता है, जो नॉर्मली बंदा जो काम पे जाता है पूरे दिन भर, उसके हिसाब से यहाँ पे कम समय में सैलरी मिलती है, बट उसको अगर हमें लेना है तो इसको सीखना पड़ेगा। यही हमारा कहना है कि आप सीखिए और फिर ट्रेड कीजिए। अभी हम चलते हैं हमारे ज़ेरोधा के प्लेटफॉर्म के ऊपर। भाई ज़ेरोधा के प्लेटफॉर्म को यूज कैसे करना है उसको समझना था बहुत सारे लोगों को, तो अभी हम इसको समझेंगे कि भाई ज़ेरोधा के प्लेटफॉर्म पे क्या नॉर्मली होता है। देखो, ये ज़ेरोधा का प्लेटफॉर्म है, जिनका जिनका ज़ेरोधा का अकाउंट है उनको पता होगा भाई ज़ेरोधा के प्लेटफॉर्म में कैसे दिखता है। यहाँ पे 2 इंडिकेटर्स दिखते हैं नॉर्मली, 2 इंडेक्स के, एक निफ्टी का और एक सेंसेक्स का, जो बाय डिफॉल्ट आते हैं, उसमें कोई चेंजेस करने की हमें जरूरत नहीं है। हमें जो भी एडिशनल कुछ लगाना है, ये हमारी वॉच लिस्ट है, इसमें हमारे को मल्टीपल जो वॉच लिस्ट लगाने की परमिशन है। यहाँ पे 7 वॉच लिस्ट आती है ज़ेरोधा में नॉर्मली, और एक वॉच लिस्ट में आप 50 स्टॉक्स को ऐड कर सकते हो। अभी यहाँ पे हमने 4 ही स्टॉक्स को ऐड किया है, 4 ही स्ट्राइक्स को ऐड किया है। ये जो नॉर्मली निफ्टी हमने ऐड किया है, देखो ज़ेरोधा में सिर्फ ऐसे होता है, जो मंथली एक्सपायरी के स्ट्राइक प्राइस होता है, उसमें डेट नहीं आती, सिर्फ मंथ आता है। और जब भी आप सर्च करोगे तभी भी आपको यही दिखेगा। तो अगर हम यहाँ पे निफ्टी लिखते हैं, तो देखो निफ्टी अगर हमने लिखा और 21,900 अगर यहाँ पे लिखा, तो पहला वाला जो कॉलम आता है ये हमें समझना है। देखो, ये पहली वाली जो है ये मंथली एक्सपायरी है, निफ्टी फेब 21,900 सी, 21,900 पी, ये मंथली एक्सपायरी का ऑप्शन है। और उसके बाद जो बाकी के 3 मंथली एक्सपायरी रहेंगे, 8 फरवरी की ये 2 सीईपी एक्सपायरी, 15 फरवरी की ये 2 सीईपी एक्सपायरी है, 22 फरवरी की सीईपी एक्सपायरी, ये उसके नीचे आती है। तो हमें ज़ेरोधा में ध्यान रखना है, कभी भी हम 21,900 का सी अगर किसी ने बाय करने बोल दिया है, फिर आप किसी को वॉच लिस्ट में ले रहे हो, तो पहला जो ऑप्शन आएगा वो मंथली आएगा, मंथली लास्ट वाला। तो अगर हम करंट एक्सपायरी में काम कर रहे हैं, तो हमें ये सीई में काम नहीं करना है, क्योंकि इसकी ज्यादा प्राइस बहुत ज्यादा रहती है कंपेयर टू करंट एक्सपायरी। इसको हम प्रैक्टिकली देखेंगे। ये देखिए, अभी ये जो है 21,800, ये मंथली एक्सपायरी है और ये करंट एक्सपायरी है। तो मंथली एक्सपायरी का प्राइस क्या चल रहा है, 421 रुपए प्राइस चल रहा है मंथली एक्सपायरी का, और वहीं पे जो करंट एक्सपायरी है उसका प्राइस चल रहा है 197, राइट। तो ये डिफरेंस होता है दोनों में। तो इसीलिए हमें मंथली एक्सपायरी में काम
अगर हमारा लॉन्ग पोजीशन है, हम मंथली के लिए कैरी फॉरवर्ड करना चाहते हैं और उसमें हमें अच्छा वर्कआउट करना है तो हम ले सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं, बट उसके लिए पैसा ज्यादा लगता है, तो हमें ये समझना है। ज्यादा पैसे में अगर ट्रेड करना है तो हम कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, बट अगर हम करंट एक्सपायरी में काम करने तो हमें ये जरूर हमें ध्यान रखना पड़ता है, जो अभी हम स्ट्राइक प्राइस सिलेक्ट कर रहे हैं उसकी एक्सपायरी को वर्कआउट करके ही उसमें एंट्री लेनी है नॉर्मली। ये फर्स्ट पॉइंट। उसके बाद अगर हम किसी स्टॉक में बाय करना चाहते हैं तो स्टॉक में भी हम इसमें वैसे वर्कआउट कर सकते हैं। देखो अभी आरती इंडस्ट्री, इसको हमें पहले तो ऐड करना है वॉच लिस्ट में, इसके बाद ये ऐड हो गया नॉर्मली आरती इंडस्ट्री। इसके बाद ये इसमें देखो यहाँ पे बाय की पोजीशन आती है, यहाँ पे सेल की पोजीशन आती है, उसके बाद यहाँ पे मार्केट डेप्थ ये बताता है, उसके बाद ये चार्ट बताता है, यहाँ पे डिलीट का ऑप्शन है और यहाँ पे मोर का ऑप्शन है, तो जिसमें अगर मोर ऑप्शन अगर हमें देखने तो नॉर्मली, तो इसमें हम पहले तो चार्ट देख सकते हैं, तो हमें चार्ट देखना है सपोज, तो हम यहाँ पे चार्ट ओपन कर सकते हैं, राइट। तो हमने आरती इंडस्ट्री का यहाँ पे चार्ट ओपन कर लिया, तो ये आरती इंडस्ट्री का जो हमें चार्ट दिखता है, तो ये चार्ट नॉर्मली हमें ऐसे दिखता है, जिसको हम जूम भी कर सकते हैं, राइट। तो इसको अगर हमें जूम करना है तो एक मिनट, क्योंकि अभी मैं भी बहुत दिनों से इसको यूज नहीं कर रहा हूँ। ये देखिए ये अभी जूम आउट हो गया है, राइट, ओके। तो ये जो छोटा चार्ट यहाँ पे दिख रहा था उसको फुल पेज चार्ट हमने कर दिया है, तो ये फुल पेज चार्ट हो गया। जैसे हम ट्रेडिंग व्यू में एनालिसिस करते हैं वैसे ही ज़ेरोधा पे भी आप एनालिसिस कर सकते हो। ज़ेरोधा एक अच्छा प्लेटफॉर्म है, यहाँ पे लैगिंग नहीं होता है, यहाँ पे अपडेट्स भी बहुत जल्दी आ जाते हैं कंपेयर टू ट्रेडिंग व्यू। ट्रेडिंग व्यू के हिसाब से ही आते हैं यहाँ पे भी अपडेट्स, तो यहाँ पे भी एनालिसिस करना आसान होता है, कोई दिक्कत नहीं। और बहुत अच्छे प्लेयर्स है मार्केट में जो ज़ेरोधा के प्लेटफॉर्म को एनालिसिस के लिए यूज करते हैं, ये अच्छा प्लेटफॉर्म है, कोई दिक्कत नहीं। बट इसके जो इंडिकेटर्स का पोजीशन है वो थोड़ा सा अलग होता है ट्रेडिंग व्यू से, तो इसमें अगर हमें इंडिकेटर्स को फॉलो करना है तो थोड़ा सा अलग रहेंगे, ये हमें समझना पड़ेगा। इसमें इंडिकेटर्स का ऑप्शन हमें मिलता है यहाँ पे जो एफएक्स है यहाँ पे हमें वो इंडिकेटर का ऑप्शन मिलता है, यहाँ से हम कोई भी इंडिकेटर्स लगा सकते हैं। तो हमने यहाँ पे देखो सेंट्रल पिवट रेंज और पिवट पॉइंट्स, स्टैंडर्ड और आरएसआई, ऐसे 3 इंडिकेटर यहाँ पे लगा के रखे, जो नॉर्मली हमें वर्कआउट करता है। ये जो ब्लैक लाइन है ये पिवट पॉइंट लाइन है, राइट। इसके अबव है तो डेफिनेटली बाइंग पोजीशन रहेगा, इसके नीचे तो डेफिनेटली सेलिंग रहेगा। एक बेसिक कंसेप्ट रहता है पिवट पॉइंट का, तो पिवट पॉइंट हमेशा यूज करना है नॉर्मली। जिसके अबव अगर प्राइस है तो उसमें बाइंग आ सकती है, नीचे अगर पॉइंट है तो सेलिंग आ सकती है। तो ये हमें हमेशा देखना है मार्केट को, इनिशियली उस पर सिर्फ ऑब्जर्व नहीं करना है, बट ये बेसिक कंसेप्ट है मार्केट का, पिवट पॉइंट के अबव बाइंग होती है, पिवट पॉइंट के नीचे सेलिंग होती है नॉर्मली। तो इसे हमें कंसिडर करना है और इसको फॉलो करना है नॉर्मली किसी भी कॉल में। उसके बाद उसकी पोजीशन के हिसाब से इसको ट्रेड करना है। उसके बाद ये रेजिस्टेंस है, ये नीचे सपोर्ट है, तो इन दोनों को फॉलो करना है भाई रेजिस्टेंस को। नॉर्मली ये रेजिस्टेंस है, देखो तो यहाँ पे रेजिस्टेंस के अबव जाके मार्केट ने क्लोज होने का ट्राई किया, एक कैंडल ने क्लोज किया, फिर उसने वापस रिटेस्ट किया, थर्ड कैंडल ने क्लोज किया और उसके बाद वही रेजिस्टेंस लेके मार्केट यहाँ से नीचे आया। तो हमें ये इंट्राडे में देखना पड़ता है, और इंट्राडे में देखो नॉर्मली वन वे मार्केट नहीं जाता है। अगर हमें पता है आर्थिक इंडस्ट्री में बाइंग आ रही, तो फिर बाइंग को हमें कब तक कैरी फॉरवर्ड करना है और कब तक उसमें पोजीशंस को होल्ड करना है। अगर हम इंट्राडे ट्रेड कर रहे हैं तो हमें इन पोजीशंस को यहां तक ही ट्रेड करना है, और चार्ट में जैसे रिजेक्शन दिखता है तो उसमें से यस पिवट पॉइंट मॅडम डेफिनेटली बघा, आता आपण इथे पिवट पॉइंट हमने देखो यहाँ पे पिवट पॉइंट इंडिकेटर लगा दिया है, राइट। तो पिवट पॉइंट नॉर्मली क्या होता है, पिवट पॉइंट नॉर्मली मार्केट में उस दिन के ट्रेडिंग के हिसाब से मार्केट में जो पोजीशंस बनी है वो पोजीशंस को कैलकुलेट करके उसका नॉर्मली रेजिस्टेंस पॉइंट बताता है कि जहां पे उसका नॉर्मल रेजिस्टेंस पॉइंट है। अगर वो क्रॉस कर लेता है रेजिस्टेंस को, बेसिक रेजिस्टेंस रहता है वो, अगर वो बेसिक रेजिस्टेंस अगर क्रॉस कर लेता है तो उसके ऊपर बाइंग आ सकती है। ये पिवट पॉइंट हमें नॉर्मल इंडिकेट करता है, तो इसीलिए पिवट पॉइंट को ज्यादातर फॉलो करना है। आप अगर इंट्राडे ट्रेड्स कर रहे हो, कोई भी मूवमेंट को अगर आपको वॉच करना है तो हमें ये पिवट पॉइंट्स को वर्कआउट करना रहता है। देखो अभी ये नीचे सपोर्ट से यहाँ से बाइंग आई इसमें, तो इसका पहला टारगेट क्या रहेगा, ये पिवट पॉइंट। पिवट पॉइंट पे वो थोड़ा सा रेजिस्टेंस फेस करेगा, क्योंकि ये रेजिस्टेंस है तो डेफिनेटली ये इसको रेजिस्ट करेगा, और उसके बाद ये रिटेस्ट करके ऊपर गया। देखो इसने यहाँ पे रेजिस्टेंस लिया,
इसने इसको ऊपर जाने नहीं दिया, ये ऊपर जाके नीचे जाके वापस नीचे आके क्लोज हुआ, उसके बाद ये रेड ग्रीन कैंडल बनी और ग्रीन कैंडल के बाद वापस रेड कैंडल बनी जो नीचे सपोर्ट तक नीचे आई और उसके बाद ये ऊपर गई। तो मार्केट में इतने बड़े मूवमेंट्स होते हैं, ये हमें समझना पड़ेगा। मार्केट कभी भी वन वे मूव नहीं होता है, तो हमें ये सब चीजों को समझना पड़ेगा। देखो आज मार्केट ओपन हुआ आरती इंडस्ट्रीज का यहाँ पे, इससे नीचे आते आते पहले 5 मिनट के कैंडल में उसने पिवट के सपोर्ट को तोड़ा। देखो ये ऊपर था तभी ये सपोर्ट का काम कर रहा था, और जब नीचे आ गया तब ये रेजिस्टेंस का काम करेगा। क्योंकि क्या है, जब भी कोई भी सपोर्ट होता है अगर वो ब्रेक हो जाता है तो उसके बाद वो ऊपर जाने में हर्डल पैदा करता है, इसके लिए वो बाद में रेजिस्टेंस बन जाता है। तो ये हमें हमेशा समझना है, और पिवट पॉइंट को हमें हमेशा डेली जो ट्रेडिंग हम करते हैं, चार्ट में करें, इक्विटी में करें, फ्यूचर्स में करें या ऑप्शन में करें, बट पिवट पॉइंट को हमेशा फॉलो करना है। पिवट पॉइंट से ऊपर जाते समय थोड़ा सा वो रेजिस्ट करेगा। तो देखो यहाँ से बाइंग स्टार्ट होगी, यहाँ से वो नीचे आया, नीचे जो रेजिस्टेंस था वहीं पे इसने सपोर्ट लिया, नीचे गया, बट ये रेजिस्टेंस से वापस बाइंग आई क्योंकि यहाँ पे बायर्स बैठे थे। जो ये रेजिस्टेंस मार्क होता है पिवट पॉइंट से, तो वहां पे वो अच्छे मार्क होते हैं। और नॉर्मली जो बड़े प्लेयर्स रहते हैं, प्रो प्लेयर्स रहते हैं, प्रो FI DIs, ये भी पिवट पॉइंट को फॉलो करते हैं। तो हमें भी पिवट पॉइंट को फॉलो क्यों कर रहे हैं, क्योंकि बड़े प्लेयर्स भी यहीं पे वेट करते रहते हैं। उनको भी पता रहता है कि भाई यहां तक अगर आएगा तो नॉर्मली जो बायर्स है, देखो यहाँ पे अगर किसी ने सेलिंग पोजीशन बनाई रहेगी तो वो यहाँ पे अपना प्रॉफिट बुक कर लेगा, क्योंकि इसके नीचे ये नहीं जा रहा है तो इसको यहाँ पे प्रॉफिट बुक कर लेना रहेगा। वरना वो अगर और बैठेगा कि भाई इसके नीचे जाएगा, इसके नीचे जाएगा, तो ये नेक्स्ट 2 कैंडल में तो सिर्फ इंडिसिजिबल कैंडल बनी, क्योंकि नीचे से बाइंग आ रही थी, ऊपर से सेलिंग आ रही थी, नीचे से बाइंग आ रही थी, ऊपर से सेलिंग आ रही थी। वेट भी फिर भी यहाँ पे बायर ज्यादा थे, तो बायर्स ने अपना पूरी ताकत लगा दी और इसको ऊपर लेके गए, पिवट पॉइंट के ऊपर लेके गए। बट वापस यहाँ पे पिवट पॉइंट पे रेजिस्टेंस थे, तो यहाँ पे सेलर्स बैठे थे, जो सेलर्स ने ये प्राइस को वापस नीचे पुश किया। उसके बाद वापस बायर्स ने अपना ये दिखाया, पावर दिखाई कि भाई हमें नहीं, हम प्राइस को नीचे नहीं जाने देंगे, तो यहाँ से उसको वापस ऊपर तक ट्रैक किया। उसके बाद पिवट पॉइंट के ऊपर भी लेके गए, बट वहां पे वापस सेलर थे, जो सेलर्स ने वापस इसको फाइट करके नीचे लेके आने की कोशिश की। बट यहाँ पे वापस बायर और सेलर्स की लड़ाई हुई, जिसमें वापस यहाँ पे सेलर जीते। बट इस टाइम सेलर्स ये प्राइस को नीचे जो रेजिस्टेंस प्राइस थी वहां तक लेने के जाने में पॉसिबल नहीं हुए, उनको वो पॉसिबल नहीं हुआ कि ये जो यहां तक लेके आए थे ये टाइम पे सेलर, ये यहां तक लेके जाए। मतलब यहाँ पे बायर्स का पोजीशन ज्यादा है स्ट्रॉन्ग, ये हमें यहाँ पे पता चलता है। तो इसके बाद इसमें बाइंग आ सकती है, तो ये हमें सोचना है। और ये पिवट पॉइंट अगर क्रॉस होता है तो डेफिनेटली इसमें बाइंग आएंगी। तो हम ये पिवट पॉइंट के सब के ऊपर SL का ऑर्डर लगा के बाइंग कर सकते हैं। और जैसे ये यहाँ से ऊपर गया तो यहाँ तक का प्रॉफिट हमें बुक करना है, क्योंकि हमारा पहला टारगेट रहेगा ऊपर का रेजिस्टेंस। देखो तो हमें ये सिंपली कैलकुलेट करना है, पिवट पॉइंट के साथ जो RSI वर्कआउट होता है रेजिस्टेंस का और सपोर्ट का, उन पॉइंट्स को फॉलो करना है, और उसको फॉलो करेंगे तभी हमें इसको वर्कआउट होता है। तो ये तो हमें पहले समझ में आया कि जैसे वर्कआउट करना है। दूसरी बात, हम अगर जेरोदा को फॉलो कर रहे हैं तो जेरोदा में हमें बाइंग और सेलिंग के वही ऑप्शंस मिलते हैं जो नॉर्मली हर ब्रोकर में मिलता है। तो हमें इन सब चीजों को देखना है। अगर जेरोदा में अगर हम बाइंग की पोजीशन को जाते हैं, तो हम अगर किसी को बाय करने जाएंगे तो इसमें हमें कौन कौन से ऑप्शन आते हैं ये पहले समझना है। देखो हमें पहली कभी भी बाइंग करते समय हमें लॉन्ग टर्म और इंट्राडे ऐसे 2 ऑप्शंस आते हैं। अगर हम इंट्राडे चूज करते हैं तो यहाँ पे हमें मार्जिन कम लगता है। देखो इसकी प्राइस है 644, बट यहाँ पे ये क्या बता रहा है, हमें 128 रुपए लगेंगे, क्योंकि हम इसको इंट्राडे में बाय कर रहे हैं, राइट। तो ये हमें 20% का मार्जिन मनी अपना जो ब्रोकर है वो देता है, हर ब्रोकर देता है। इंडिया में जितने 6000 ब्रोकर्स है उनको ये सेबी का गाइडलाइंस है, सेबी के रूल के हिसाब से उनको ये ब्रोकरेज देना, मार्जिन मनी देनी पड़ती है। और ये सेबी ही उनको अलाउ करता है कि अगर आप इंट्राडे में बाय कर रहे हो तो आपको 20% मनी में ही वो शेयर्स बाय करने की परमिशन मिल जाएगी। तो एक्सचेंज से ही ये अलाउड है, इसके लिए किसी को भी पैसा इसमें नहीं देना पड़ता। 20% मनी में ही हम बाय करते हैं। जैसे हमने कल मारुति का एग्जांपल लिया था, तो इसमें भी हम 20% मनी में 650 का शेयर 130 में बाय कर सकते हैं, क्योंकि हम इंट्राडे में बाय कर रहे हैं। तो इंट्राडे में, बट हमें इसमें क्या होगा, सुबह 9:15 बजे ली गई हुई पोजीशन दोपहर को 3:15 बजे से पहले एग्जिट करनी होगी। ये हमारा कंपल्शन रूल है अगर हम इंट्राडे में बाय कर रहे हैं। अगर हम इसको लॉन्ग टर्म में बाय करते तो हम इसको कितने भी दिन रख सकते, कोई दिक्कत नहीं है। बट अगर हम लॉन्ग टर्म में बाय कर रहे हैं तो हमें पूरा पैसा देना पड़ेगा,
जो यहाँ पे बता रहा है भाई इसको 644.70 रुपीज पूरा पैसा देना पड़ेगा, तभी भी आप इसको बाय कर सकते हो, अदरवाइज आप इसको बाय नहीं कर सकते। तो ये बेसिक डिफरेंस है जो हमें समझना है। अगर हम इंट्राडे बाय करते हैं तो इसमें मिनिमम अमाउंट लगता है, अगर हम लॉन्ग टर्म बाय करते हैं तो उसमें पूरा अमाउंट लगेगा, राइट। इसमें ऑर्डर्स कौन कौन से साइड के होते हैं तो वो भी अगर हमें समझना है तो देखो, इसमें एसएल ऑर्डर होता है, एसएल मार्केट अभी ऑर्डर तो बंद हो गया है, एसएल ऑर्डर होता है, प्लस कवर ऑर्डर होते हैं, एएमओ ऑर्डर होते हैं, आइसबर्ग ऑर्डर होते हैं। इसमें से हम नॉर्मली रेगुलर ऑर्डर्स को ही फॉलो करते हैं, बट अगर हमें इसे अभी फॉलो करना है, लॉन्ग टर्म में एक शेयर अगर बाय करना है तो हमें हमेशा लिमिट प्राइस में बाय करना है या फिर एसएल लिमिट में लगाना है, जिसमें हमें ट्रिगर प्राइस लगानी पड़ती है। देखो अगर ये 644 प्राइस है तो हम इसका ट्रिगर प्राइस इससे एक पॉइंट नीचे लगाएंगे, अप्रोक्सीमेटली 643। तो 643 के क्रॉस करने के बाद जब भी प्राइस 644 पे आएगा तभी ये प्राइस बाय होगा। तो इसे हमेशा हमें एसएल ऑर्डर में ही बाय करना है। हम कोई भी ऑप्शन बाय करें, कोई भी फ्यूचर बाय करें, कोई भी इक्विटी बाय करें तो हमें एसएल ऑर्डर में ही बाय करना है। एक दो पॉइंट वेट करना पड़ सकता है, कोई दिक्कत नहीं, 5 मिनट वेट करेंगे, बट हम एसएल प्राइस में ही मैक्सिमम 90% बाइंग करते हैं ताकि हमारे एक्सपेक्टेड रिजल्ट पे या हमारे एक्सपेक्टेड प्राइस पे हमारी बाइंग मिले। क्योंकि अगर हम मार्केट प्राइस से बाय करते हैं तो हमेशा इसमें हमारे 2 पॉइंट्स एक्स्ट्रा मिनिमम चले जाते हैं, क्योंकि जो मार्केट प्राइस रहता है तो मार्केट में सबसे ज्यादा प्राइस करंट मूविंग प्राइस जो रहता है, जो इसमें मैक्सिमम हायर ऑप्शन रहता है, उस पर ही हमारी बाइंग होती है। तो हमें कभी भी मार्केट प्राइस पे बाय नहीं करना है। ऑप्शंस कभी कभी हमारी जो इक्वल पोजीशन रहती है, जैसे आज सुबह हमने 21,800 का जो ऑप्शन बाय किया था वो मार्केट प्राइस पे बाय किया था, 200 रुपए उसकी प्राइस चल रही थी, बट फिर भी हमने 201 पे मार्केट प्राइस पे बाय किया था, वो ठीक है, क्योंकि हमें वो क्विक पोजीशंस में वर्कआउट करना था, तभी हम एसएल ऑर्डर के लिए वेट नहीं कर सकते थे, इसके लिए हमने मार्केट पोजीशन पे बाय किया। तब कभी कभी अगर उतनी फास्ट मूवमेंट में अगर हम एंट्री ले रहे हैं तब मार्केट प्राइस में बाय करो तो ठीक है, बट अदरवाइज आप एसएल में ही ऑर्डर को लगाना है। ये देखिए जो प्राइस होगी उससे एक पॉइंट नीचे ट्रिगर प्राइस लगानी है और उसके हिसाब से वर्कआउट करना है। इसमें हमें जीरो में स्टॉप लॉस और टारगेट दोनों लगाने की परमिशन होती है एक साथ, बट नॉर्मल में अगर मार्केट में बड़े मूवमेंट्स आते हैं तो कभी कभी स्टॉप लॉस क्रॉस करके मार्केट नीचे चले जाता है और स्टॉप लॉस हिट नहीं होता है। तो ये हमें कभी कभी देखना पड़ेगा, और ये हर ब्रोकर के साथ होता है। आपका कौन सा भी ब्रोकर हो, ज़ेरोधा हो, एंजल वन हो, अपस्टॉक हो, कोटक हो, ग्रो हो, धन हो, कोई भी ब्रोकर हो, बट कभी कभी ऐसे भी होता है कि हमने स्टॉप लॉस लगा के रखा है और मार्केट में बड़ा फॉल आया तो फिर स्टॉप लॉस का जो पॉइंट है वो वर्कआउट नहीं होता है। तो कभी कभी ऐसे हो सकता है, तो हम इसके लिए ये स्टॉप लॉस लगाने की एडवाइस नहीं देते। हम कहते हैं इसमें आप टारगेट लगाओ, डेफिनेटली आप एक 5% का 10% का कितना भी टारगेट इसमें लगा के बाय कर सकते हो, ये अच्छा ऑप्शन है। और ये बाय होने के बाद आपको उसी ऑप्शन में जाके उसमें सेल की ऑर्डर लगानी है, तो वो स्टॉप लॉस बन जाता है जो कम प्राइस में लगाएंगे हम, और उसमें भी एसएल ऑर्डर लगाएंगे तो फिर वो प्राइस पे अगर प्राइस आता है तभी उसमें सेल ऑर्डर लगेगी और वो अपना स्टॉप लॉस बन जाएगा। बट इसमें स्टॉप लॉस लगाने में थोड़ी सी दिक्कत आती है, आई विल टेल यू। इसमें स्टॉप लॉस अगर लगाते हैं तो डेफिनेटली वो उसको 80% फॉलो करता है, बट 20% कभी कभी मार्केट में ऐसा होता है कि बड़ी रिवर्सल मूवमेंट आ जाती है जो हमारे स्टॉप लॉस के नीचे चली जाती है प्राइस, बट उसको एग्जिट नहीं कर पाती, क्योंकि वो मूवमेंट इतनी स्ट्रांग होती है कि वो पॉइंट पे या फिर वो प्राइस पे मार्केट रुकता ही नहीं है। अगर वो वहां पे रुका नहीं तो ये सिंगल प्राइस होने के कारण यहाँ पे मार्केट कभी कभी एग्जिट नहीं कर पाता है, और ये नॉर्मली निफ्टी और बैंक निफ्टी में होता है। तो निफ्टी और बैंक निफ्टी में तो डेफिनेटली ये स्टॉप लॉस ऑर्डर नहीं लगाना है नॉर्मली। अगर आप इक्विटीज बाय करें तो इसमें आप ये स्टॉप लॉस ऑर्डर लगा सकते हो, उसमें कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि इक्विटी में इतनी स्ट्रॉन्ग मूवमेंट वन वे रिवर्सल मूवमेंट नहीं होती है, बट निफ्टी बैंक निफ्टी में ऐसा होता है, तो इसमें ये ऑर्डर्स नहीं लगाने। तो नॉर्मली ये बेसिक सिस्टम है इसका जिसको आपको वर्कआउट करना है। सिंपल, हर ब्रोकर का यही सिस्टम होता है, बाइंग करो, सेलिंग करो, जो भी वर्कआउट करो और उसके हिसाब से काम करो, बहुत आसान होता है। तो हमने यहाँ पे देखा कि भाई इंट्राडे में अगर हम बाय करें इक्विटीज तो हमें 20% अमाउंट ही देना पड़ता है। उसके साथ आगे हम देखेंगे कि फ्यूचर बाय करेंगे तो क्या डिफरेंस आता है। तो ये देखो, रिलायंस का हमने इक्विटी ऐड किया, उसके बाद हमने रिलायंस का फ्यूचर ऐड किया, राइट। तो अभी हम देखेंगे भाई रिलायंस का इक्विटी अगर हम बाय करते हैं तो हमें कितना पैसा लगेगा, और हम रिलायंस का फ्यूचर बाय करेंगे तो हमें कितना पैसा लगेगा। देखो यहाँ पे हम इक्विटीज बाय कर रहे हैं और लॉन्ग टर्म के लिए बाय कर रहे हैं तो 2,915। अगर हम इंट्राडे में बाय कर रहे हैं
तो ये हमें सिर्फ 580 रुपए में बाय होता है, क्योंकि हम इंट्राडे में इसको बाय कर रहे हैं। तो ये डिफरेंस हमें हमेशा समझना है। तो इंट्राडे में भी वी एडवाइस इनिशियल बिगिनर्स सब ट्रेडर के लिए, आप इंट्राडे में इक्विटीज में ट्रेड करो, इसमें प्रॉफिट कमाओ। ऐसे हमारे बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जो इनिशियल लेवल पे सिर्फ इक्विटी में ट्रेड करके उन्होंने अपना अच्छा कैपिटल बनाया, उसको इन्वेस्टमेंट में लगाया, और आज वो डेली ट्रेडिंग भी करते हैं और इन्वेस्टमेंट भी करते हैं। बट इनिशियल लेवल पे उनको कॉन्फिडेंस नहीं था, तो हमने ये उनको इंट्राडे का ऑप्शन दिया, भाई आप इंट्राडे में ऐसे ट्रेड कर सकते हो। 20% मार्जिन के हिसाब से ये काम करता है। 3000 का शेयर है, बट ये आपको सिर्फ 560 रुपए में मिल रहा है, जो अप्रोक्सीमेटली 20% के आसपास होता है, राइट। तो बेसिकली 20% के बेसिक कैलकुलेशन के हिसाब से ये रन होता है मार्जिन। तो 20% में हम शेयर्स को, इक्विटीज को बाय कर सकते हैं इंट्राडे के लिए, और जिसको हम कैरी फॉरवर्ड कर सकते हैं, मतलब दोपहर 3:15 से पहले उसको एग्जिट करना है, ये सिर्फ कंडीशन है इसमें। तो ये हमें अप्रोक्सीमेटली 580 में आ रहा है, जिसको हम इक्विटी में बाय कर सकते हैं। उसी के बाद अगर हम फ्यूचर को बाय करने जाएंगे, तो फ्यूचर में इसका 250 का लॉट है, और इसके लिए 2923 इसका प्राइस चल रहा है फ्यूचर का, और इसके लिए ये मनी मांग रहा है भाई, इसमें 1,27,690 रुपए अगर आपके अकाउंट में है, तभी हम इसके फ्यूचर को बाय कर पाएंगे। तो ये हमें सोचने वाली बात है भाई, अगर हमें ये फ्यूचर अगर बाय करना है, तो हमें 1,27,000 रुपए देने पड़ेंगे, अगर हमारे अकाउंट में होंगे तभी हम इसके फ्यूचर को बाय कर पाएंगे, अदरवाइज नहीं, राइट। तो हमें ये समझना पड़ेगा, अगर हम फ्यूचर बाय कर रहे हैं तो फ्यूचर में हमें इतना मार्जिन चाहिए, तभी हम इस फ्यूचर को बाय कर पाएंगे। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, इसके ऑप्शंस को बाय करते हैं। अभी 2900 रिलायंस का ऑप्शन चल रहा है, तो अगर हम उसका प्राइस देखेंगे 2900 का सी, तो इसको हमने ऐड कर लिया, राइट। 2900 का ऑप्शन चल रहा है 70 रुपए पे, तो हम इसको जाते हैं और बाय में जाते हैं। तो देखो 70 रुपए इसका प्राइस चल रहा है, तो ये रिलायंस का ऑप्शन नॉर्मली अप्रोक्सीमेटली 18,000 में हमें मिल रहा है। तो ये कंपेरेटिवली कम अमाउंट है कंपेरेटिव टू द फ्यूचर। और अगर रिलायंस बढ़ेगा, अगर हमारा ऐसा व्यू है, रिलायंस चार्ट देख के अगर हमें ऐसा लग रहा है भाई रिलायंस और आगे बढ़ेगा, तो हम ऑप्शंस को बाय करके जा सकते हैं। जैसे हमें 250 क्वांटिटी का ही प्रॉफिट मिलेगा, जो फ्यूचर में हमें 250 क्वांटिटी का प्रॉफिट मिलेगा, वही हमें ऑप्शन में भी प्रॉफिट मिलेगा, बट इसमें हमें सिर्फ 20,000 लगा के वो प्रॉफिट मिलेगा। बट वहां पे अगर हमें फ्यूचर बाय करना है, तो हमें वहां पे चार्ज कितना लग रहा था, 1,27,000। उतना पैसा अगर हमारे पास नहीं है और हमें 20,000 में ही काम करना है, तो नॉर्मली ऑप्शन में ट्रेडिंग क्यों ज्यादा होती है, इसका ये बेसिक रीजन है कि ये कम पैसों में ट्रेड होता है। वही ऑप्शन देखो, रिलायंस का इक्विटी हम 250 बाय करने जाएंगे तो हमें कितना पैसा लगेगा, ये हमें समझना पड़ेगा ना, राइट। क्योंकि एक फ्यूचर तो 1,27,000 में आता है, हमने देखा। तभी अगर हम इसको लॉन्ग टर्म में बाय करते हैं 250 क्वांटिटी, तो हमें कितना पैसा लग रहा है, 7,28,000 रुपए पैसा लग रहा है। तो 7,28,000 तो हमारे पास नहीं होते नॉर्मल ट्रेडर के पास। तो वो क्या करता है, वो इसके फ्यूचर को बाय कर लेता है 1,27,000 में, मतलब उसको भी 20% अमाउंट में ही फ्यूचर बाय हो गया, और उसको भी 250 क्वांटिटीज का ही प्रॉफिट होगा। ये इक्विटी जितना ऊपर जाएगी उतना ही फ्यूचर ऊपर जाएगा, और उतना ही उसको प्रॉफिट होगा। यही लॉट का प्रॉफिट होगा 250 लॉट्स का। बट उसमें 250 लॉट ऑलरेडी अपने एक्सचेंज ने कंफर्म कर दिया, तो वो उसको उसी लॉट में उसको बाय करना पड़ेगा, और उसी लॉट में उसका प्रॉफिट होगा। बट उसके लिए इसको फ्यूचर में कम मार्जिन में हो जाएगा, यहाँ पे 7.5 लाख रुपए लगेंगे, यहाँ पे 1.25 लाख में वो काम हो जाएगा। तो ये एडिशनल बेनिफिट है। मार्जिन चार्जेस सर, विश्वास सर, इसमें देखिए ये जो मार्जिन चार्जेस रहते हैं, ये जो एडिशनल मार्जिन मिलता है हमें फ्यूचर में या फिर ऑप्शन में, या फिर हम इंट्राडे इसको बाय कर रहे हैं तभी, तो उसमें हमें कुछ भी चार्जेस नहीं पे करने पड़ते, अच्छा, राइट। हाँ, क्योंकि ये ऑलरेडी एक्सचेंजेस ने डिसाइडेड की है, तो एक्सचेंजेस ने वो हमें परमिशन दी है। अगर आप इंट्राडे काम कर रहे हो तो आपको इतने बेसिक 20% अमाउंट में आप इसको बाय कर सकते हो। तो बट इंट्राडे में हमें ये कंडीशन दी गई है कि इंट्राडे में ये सुबह 3:15 आपको स्क्वायर ऑफ करना है। आप अगर इसको स्क्वायर ऑफ नहीं करेंगे तो आपका जो ब्रोकर है वो स्क्वायर ऑफ कर लेगा, और वो खुद जब स्क्वायर ऑफ करता है तब वो एडिशनल जो आपके ब्रोकरेज चार्जेस है उसमें वो 150 रुपीज एक्स्ट्रा चार्ज करता है आपको, क्योंकि वो पोजीशन आपने स्क्वायर ऑफ नहीं की, उसने स्क्वायर ऑफ की, राइट। और अगर हम फ्यूचर बाय करते तो फ्यूचर में तो डेफिनेटली वो फ्यूचर का एक एडिशनल बेनिफिट है, जो हमने पढ़ा था फ्यूचर डेरिवेटिव्स में, कि कम मनी में हम ज्यादा लॉट को ट्रेड कर सकते हैं।
क्योंकि रिलायंस की इक्विटी अगर 250 बाय करनी है तो हमें 7.5 लाख रुपए लगता है अप्रोक्सीमेटली, 7.25 लाख रुपया। बट वहीं पे हम 250 क्वांटिटीज का फ्यूचर बाय करते हैं तो हमारा 1.25 लाख में काम हो जाता है। तो ये जो कम चार्जेस है यही वर्कआउट होता है ज्यादातर लोगों को, और इसके लिए लोग फ्यूचर और ऑप्शन में ज्यादा काम करते हैं कंपेरेटिव टू इक्विटी। ओके सर, समझ में आया? समझ लो। यस यस, थैंक यू सर। ओके सर। और किसी को कुछ डाउट्स? ये बेसिक डिफरेंस समझ में आया इक्विटीज, फ्यूचर और ऑप्शन का? और दूसरी एक कंडीशन है भाई, इक्विटीज को हम कैरी फॉरवर्ड सेलिंग शॉर्ट पोजीशन में नहीं लेके जा सकते, जो फ्यूचर में हम सेल करके उसको कैरी फॉरवर्ड कर सकते हैं। और ऑप्शन में हम अगर गिरने वाला है तो ऑप्शन के कॉल को सेल कर सकते हैं या फिर पुट को भी बाय कर सकते हैं। तो ये एडिशनल बेनिफिट हमें फ्यूचर और ऑप्शन में मिलता है जो इक्विटीज में अवेलेबल नहीं है एज पर द गवर्नमेंट रूल। सर, हाँ इंट्राडे मध्ये इक्विटी बाय केली तर ती इंट्राडे मधनं लॉंग टर्म मध्ये कन्वर्ट करता येते का? सर त्यासाठी तुम्हाला तुमचं पूर्ण मार्जिन यूज करावं लागतं, लक्षात घ्या. हो, ओके. सगळे पैसे भरावे लागतात. Absolutely, it's a condition by the exchange itself. So if you have that much of capital in your account, then you can definitely convert it. बर. Otherwise you can't. उसमें 1 रुपया भी अगर कम है तो भी नहीं होगा. It's compulsion, right? आणि एकदा ते पोझिशन घेतली, बाय केली इक्विटी, तर ते इंट्राडे मध्ये तर ती इक्विटी मी स्क्वेअर ऑफ करून बाय करू शकतो का? म्हणजे डेफिनेटली ना सर, तुम्हाला त्यामध्ये प्रॉफिट झाला तर तुम्ही बघा 9:15 ला पोझिशन घेतली, 9:30 ला तुम्हाला प्रॉफिट झाला, जसं काल मारुतीमध्ये झालं. 9:15 ला पोझिशन घेतली आणि तो 10:30 पर्यंत 400 पॉईंट वाढला, राईट? तर 10:30 ला तुम्ही तुमची पोझिशन स्क्वेअर ऑफ करू शकता, त्याच्या आधी कधीही करू शकता. तुम्हाला एक्सपेक्टेड प्रॉफिट झालं की एक्झिट व्हायचं आहे त्यामधनं. नाही नाही सर, असं आम्हाला असं म्हणायचं आहे की समजा आम्ही इंट्राडे मध्ये एखादा काही इक्विटी बाय केले समजा, बरोबर, नंतर आम्हाला वाटलं की नाही आम्ही ती डिलिव्हरी त्याची घ्यावी, तर ती जो आमचा इंट्राडे आहे ना तो आम्ही म्हणजे परत तो इंट्राडेचा ऑप्शन डिलिव्हरी मध्ये चेंज करू शकतो का, असं मी म्हणते. आम्ही म्हणतो डिलिव्हरी मध्ये चेंज करू शकता ना, पण त्यासाठी तुम्हाला तुमचं पूर्ण कॅपिटल द्यावं लागतं ना तेवढ्या क्वांटिटीसाठी. आम्हाला जर वाटलं की अरे हा ठीक आहे, आता याचा अजून मला अपसाईड मिळेल, तर मग मी पूर्ण कॅपिटल मध्ये अकाउंट. पण लक्षात घ्या मॅडम, तुम्हाला रिलायन्सची एक क्वांटिटी घ्यायला इथे इंट्राडे मध्ये 600 रुपये लागतात अप्रॉक्सिमेटली, 580, आणि पूर्ण क्वांटिटी घ्यायला 2,915 रुपये, बरोबर? बरोबर, हो. तुम्ही 600 रुपये मध्ये बाय केला इथे 580 मध्ये, 2,915. आता जर तुम्हाला तो लॉंग टर्म साठी ठेवायचा आहे तर तुमच्या अकाउंटला 2,915 मल्टिप्लाइड बाय द क्वांटिटी व्हॉट एव्हर यू आर हॅव्हिंग, तेवढे पैसे पाहिजे तरच तो तुम्ही लॉंग टर्म मध्ये कन्वर्ट करू शकता. हो, पण तो मग इंट्राडेचा कॉल मला नंतर मॉडिफाय कन्वर्ट करता येतो, म्हणजे असं मला यस यस, पण तेवढे पैसे आपल्या अकाउंटला पाहिजेत. बरोबर, हो बरोबर, तेवढे असले की होऊ शकेल म्हणजे समजा. यस, पैसे नसतील तर मग तुम्हाला ती पोझिशन ऑटोमॅटिक 2.25 ला स्क्वेअर ऑफ करावी लागणार, नाहीतर तुमचा ब्रोकरच करणार. ओके ओके ओके, हा समजलं सर, थँक्यू. हा, त्यामुळे बघा लक्षात घ्या, आपण हे इंट्राडे ऑप्शन का सांगतोय तुम्हाला, इनिशियल लेवलला आपण जास्त पैसे घेऊन ट्रेड करत नाही, बरोबर? तर स्मॉल अमाऊंट मध्ये आपल्याला चांगलं प्रॉफिट कमवायचं आहे. इथे लक्षात घ्या, आपण 250 पॉईंट समजा क्वांटिटी घेतली इंट्राडे मध्ये, तर आपल्याला 1,45,000 रुपये लागतात, बरोबर. पण 250 क्वांटिटी घ्यायला प्रॅक्टिकली किती लागतात? 7.25 लाख रुपये लागतात, बरोबर. हो, 7.25 लाख रुपये घेऊन आपण ट्रेड नाही करणार ना. 1,45,000 विच इज अ स्मॉल अमाऊंट. तेवढे पैसे घेऊन समजा आज आपल्याला इथे 100 पॉईंट प्रॉफिट झाला, तर तो 100 पॉईंट प्रॉफिट मल्टिप्लाइड बाय 250 इज कम्स टू 25,000. 25,000 रुपये प्रॉफिट झाला. तो प्रॉफिट आपण एका दिवसात स्मॉल अमाऊंट वरती घेतला कम्पॅरेटिव्ह टू 7,28,000. तर कमी इन्व्हेस्टमेंट वरती जास्त रिटर्न मिळण्यासाठी हा एक्सचेंजने आपल्याला ऑप्शन दिलेला आहे, पण त्याला इंट्राडेचं लिमिट घातलेलं आहे. सो वी हॅव टू फॉलो दॅट. बाय इंट्राडे म्हणजे इंट्राडे दुपार 2:15 ला तुमची पोझिशन तुम्हाला स्क्वेअर ऑफ करायची, अदरवाईज तुमचा ब्रोकर स्क्वेअर ऑफ करेल आणि त्याचे तो चार्जेस लावेल. बरोबर. स्क्वेअर ऑफ नाही केली त्यांनी केली म्हणून.
मार्जिनच्या बाजूला ते चार्जेस लिहिले ₹75 27 पैसे. मैडम ब्रोकरेज चार्ज है, ब्रोकरेज चार्ज. हा, तो म्हणजे मला पूर्ण म्हणजे बाय आणि सेल दोघांना मिळून तो ब्रोकरेज तेवढं मला ₹75. तो मॅडम हा फक्त बाईंगचा ब्रोकरेज चार्ज. अच्छा अच्छा. सेलिंगच्या वेळेला वेगळा ब्रोकरेज चार्ज लागणार मॅडम. ओके ओके, थँक्यू सर. यस. अजून काय कोणाचे प्रश्न? किसी के और कुछ सवाल, कुछ डाउट्स, कुछ इश्यूज? देखो, आपको अगर ट्रेडिंग सीखनी है तो आपको ये सब पॉइंट समझने होंगे कि भाई मार्केट में एग्जैक्टली क्या होता है, क्या बेनिफिट्स होते हैं, क्या वर्कआउट होता है, और तभी आप इसको वर्कआउट कर पाएंगे. आपको ये सब चीजें समझ के ही वर्कआउट करना है, देन यू कैन अंडरस्टँड की वर्कआउट. ऑप्शन मध्ये लॉस झाला तर किती लॉस होऊ शकतो, पल्लवी मॅडम विचारतायत. बरं, ठीक आहे. प्लस अजून काय कोणीतरी विचारलेला प्रश्न. ओके, प्रेक्षा मॅडम तुम्हाला पिवट पॉइंट मगाशी मी सांगितला, दॅट इज ओके. मार्जिन चार्जेस सांगितले. ओके, आता ऑप्शन मध्ये लॉस झाला तर किती होऊ शकतो, राइट, डेफिनेटली, ये अच्छी बात है. देखो, अगर हम रिलायंस का ऑप्शन बाय करते हैं तो ऑप्शन की प्राइस है ₹70, इसमें हमें लग रहा है 17,737. तो जैसे ही हम इंडेक्स का ऑप्शन बाय करते हैं वैसे ही रिलायंस का अगर भी हमने ऑप्शन बाय किया और 2,900 का कॉल हमने बाय किया, और इसके बाद देखो अभी ये कॉल को एक्सपायरी होती है, राइट, इसकी एक्सपायरी है फेब के लास्ट थर्सडे की, ये हमें समझना है. ऑप्शन हो फ्यूचर हो, उसकी हर महीने के लास्ट थर्सडे को एक्सपायरी होती है. फ्यूचर अगर हम बाय कर रहे हैं तो लास्ट एक्सपायरी के डे से पहले उसको पोजीशन को एक तो रोल ओवर करना पड़ता है या फिर स्क्वायर ऑफ करना पड़ता है, अदरवाइज हमें वो जो पूरे डिलीवरी का पैसा है वो एक्सचेंज को पे करना पड़ता है. ये कंडीशन फ्यूचर के लिए एक्सचेंज ने रखी है पिछले साल अक्टूबर महीने से, उससे पहले ये नहीं थी. अक्टूबर महीने में ये रूल आया कि भाई अगर हम फ्यूचर को एक्सपायरी के दिन भी कैरी फॉरवर्ड करते हैं तो हमें उसकी फिजिकल डिलीवरी लेनी पड़ती है. मतलब फिजिकल डिलीवरी के लिए जो 7.25 लाख रुपए लगेगा उतना हमें 7.25 लाख रुपए एक्सचेंज को देना पड़ेगा, या फिर हमारा अकाउंट उतना माइनस चला जाएगा और वो पैसा भरेंगे, उसके बाद ही हमारे पास वो पोजीशन से स्क्वायर ऑफ करने की हमें परमिशन मिलेगी. तो ये बहुत बड़ा लॉस होता है अगर हम फ्यूचर्स को लास्ट डे तक कैरी करें तब. तो हमें क्या करना है, अगर हम फ्यूचर्स बाय कर रहे हैं तो ये याद रखना है कि एक्सपायरी से एक दिन पहले तो एटलीस्ट हम फ्यूचर को रोल ओवर कर ले, मतलब नेक्स्ट फ्यूचर में नेक्स्ट एक्सपायरी वाले फ्यूचर को उसको वर्कआउट कर ले, ये फ्यूचर को सेल करके नेक्स्ट मंथ वाला फ्यूचर को बाय कर ले, या फिर ये जो पोजीशन में इसमें प्रॉफिट हो लॉस हो व्हाटएवर इज द पोजीशन, बट इसको स्क्वायर ऑफ कर ले. तो ये हमेशा याद रखना है कि हमें फ्यूचर्स को कैरी फॉरवर्ड नहीं कर सकते. अगर एक्सपायरी के दिन भी हमारे अकाउंट में फ्यूचर पड़ा है और हमने इसको स्क्वायर ऑफ नहीं किया है तो हमें उसकी फिजिकल डिलीवरी लेनी पड़ती है, और फिजिकल डिलीवरी के लिए जो लॉट साइज है उसके हिसाब से उतना पैसा अकाउंट में भरना पड़ता है. अदरवाइज अपना अकाउंट उतने पैसे के लिए, अगर हमने रिलायंस का फ्यूचर लिया और जिसमें 7.25 लाख उसकी प्राइस है और हमारे अकाउंट में सपोज 1 ही लाख पड़ा है, तो 1 लाख जाके 7.25 लाख में से बाकी 6.25 लाख हमारा अकाउंट माइनस में चला जाएगा, और वो हमें फिजिकल डिलीवरी लेनी पड़ेगी उतना पैसा भर के. ये कंपल्सन रूल है जो हमें फॉलो करना पड़ता है, जो एक्सचेंज ने लगाया पिछले साल से, तो इसको हमें फॉलो करना पड़ता है. इसके लिए अगर फ्यूचर हम कैरी कर रहे हैं तो उसको एक्सपायरी के दिन तक रखने की हम सलाह नहीं देते. एक्सपायरी से दिन से पहले एटलीस्ट एक दिन पहले तो उसको स्क्वायर ऑफ कर लेना है ताकि हमें वो पेनल्टी का टेंशन ना रहे. दूसरी बात, अगर हम ऑप्शन लेते हैं तो ऑप्शन में हमें भी एक्सपायरी के दिन तक उसको कैरी नहीं करना है. नॉर्मली एक्सपायरी से एक दिन पहले तो डेफिनेटली उसमें से एग्जिट हो जाना है. और ऑप्शन में कितना लॉस हो सकता है, देखो मैम ने पूछा था कि भाई 250 क्वांटिटीज है और 70 रुपए का हमने अगर इसकी क्वांटिटी ली है तो इसमें हमने 17,737 पैसे की रिस्क ली है. अगर हमारा मार्केट जो है रिलायंस का शेयर जो है वो इसके ऊपर बढ़ता है तो इसमें हमें डेफिनेटली प्रॉफिट होगा, जितना ऊपर जाएगा उतने पॉइंट्स का हमें प्रॉफिट होगा. बट अगर रिलायंस की प्राइस यहीं पे खत्म होती है तो ये इन द मनी वाली स्ट्राइक प्राइस है जिसे हमने सिलेक्ट किया है, तो इसकी प्राइस टाइम डिके के हिसाब से कुछ ना कुछ कम होती जाएगी. आज 2 फरवरी है और 29 फरवरी में कभी एक्सपायरी है लास्ट मंथ की, 29 फरवरी को है, राइट, लास्ट थर्सडे 29 को है, तो फिर 29 फरवरी को एक्सपायरी है. तो 29 फरवरी तक अभी पूरे 27 दिन बाकी है. तो 27 दिन में अगर रिलायंस का शेयर 2,900 के आसपास ही रहा पूरे महीने, इसके ऊपर नहीं गया, तो टाइम डिके के हिसाब से ये 70 रुपए की वैल्यू जो है वो डिके करती जाएगी. और डिके होते 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 इसमें हमें लॉस होगा अप्रोक्सीमेटली कम से कम
अगर रिलायंस 2900 के नीचे नहीं गया तो इसमें हमें जो टाइम डिके का लॉस है वो होगा, वो अप्रोक्सीमेटली 50 पॉइंट तक हो सकता है, अप्रोक्सीमेटली 50 पॉइंट मल्टीप्लाइड बाय 250, जितना लॉस होगा उतना लॉस मिनिमम टाइम डिके की वजह से हुआ। अगर रिलायंस 29 फरवरी को 2923 पे ही बंद हुआ तो फिर भी इसमें हमें 50 पॉइंट का लॉस होगा, क्योंकि टाइम डिके के हिसाब से इसमें से 50 पॉइंट टाइम डिके में चले जाएंगे। दूसरी बात, अगर रिलायंस इसके ऊपर चला गया 3400 3500 तक गया तो आपको इसका पॉइंट का बेनिफिट मिलेगा। जितना रिलायंस बढ़ेगा, सपोज 50 पॉइंट बढ़ा तो इसमें मूवमेंट अप्रोक्सीमेटली 60% आएगी। रिलायंस अगर 100 पॉइंट बढ़ा तो ये 60 पॉइंट बढ़ेगा अप्रोक्सीमेटली। तो रिलायंस 100 पॉइंट बढ़ता है तो ये आपको 60 पॉइंट प्रॉफिट देके जाएगा। 60 मल्टीप्लाइड बाय 250, जितना प्रॉफिट होता है उतना प्रॉफिट आपको घर ले जाएंगे आप। 10 पॉइंट का 2500 होता है, 20 पॉइंट का 5000, 40 पॉइंट का 10,000, 60 पॉइंट का 15,000। तो अगर ये रिलायंस 100 पॉइंट ऊपर भागता है तो आपका पॉइंट 60 पॉइंट भागेगा, आपको अप्रोक्सीमेटली 15,000 प्रॉफिट इसमें देके जाएगा। बट अगर अपने अगेंस्ट पोजीशन गई, रिलायंस की प्राइस 2800 तक नीचे आ गई तो आपका ये 70 पॉइंट से ये पूरा चला जाएगा, मतलब आपका ये 17,737 रुपए जो आपने लगाया है ये पूरा चला जाता है। तो इसके लिए हम जब भी फ्यूचर ऑप्शंस बाय करते हैं तो हम हेजिंग की सलाह देते हैं, जो हमारे एडवांस ट्रेडिंग में पढ़ाते हैं। उसमें हेजिंग में क्या रहता है, अगर 2900 का हमने सी बाय किया है तो हम रिलायंस का 3100 का सी। सर एक विचारू? हाँ बोला सर। सर इंट्राडे मध्ये इक्विटी घेतली आणि हाँ त्याला लोअर सर्किट लागलं, सेल नाही करता आलं तर इंट्राडे स्क्वेअर ऑफ मला नाही करता येणार, मग कसं करायचं? सर इंट्राडे मध्ये जर त्याला तुम्ही इंट्राडे मध्ये जर मॉर्निंग मध्ये तुम्ही पोझिशन घेताना जर त्याला लोअर सर्किट लागलेलं असेल तर तो तुम्हाला बायच करता येणार नाही, पहिली गोष्ट। लागली तर आणि दिवसात? जर तुम्ही बाय केला असेल, राईट, हा. आणि त्यानंतर त्याला लोअर सर्किट लागलं, हो राईट, तर ती हो. पोझिशन लोअर सर्किट लागल्या लागल्या सर स्क्वेअर ऑफ होऊन जाते। आपोआप स्क्वेअर ऑफ होईल? यस यस। अच्छा, नाही तर मला करत बसायला पाहिजे असं? नाही नाही सर, जर लोअर सर्किट लागलं तर, आणि जर अप्पर सर्किट लागलं ना सर, तर अप्पर सर्किट मध्ये तुम्हाला सेलिंगची परमिशन असते। ओके, ते असणार बरोबर. मग लोअर सर्किट मध्ये ते ऑटोमॅटिक स्क्वेअर ऑफ होईल यस सर, ॲट दॅट प्राइस, बरोबर. यस एब्सोल्युटली। ओके, थँक्यू. देखिए, तो हम जो हेजिंग करते हैं उसमें नॉर्मली क्या करते हैं, रिलायंस का अगर हमने 2900 का सी बाय किया तो उसके साथ हम रिलायंस का 3000 का सी सेल करेंगे, राइट। तो ये सेलिंग की पोजीशंस अगर हम हेज करते हैं तो हमें इसमें देखो, अगर हम सिर्फ सेल करने जाते हैं तो सेलिंग के लिए बहुत ज्यादा पैसा लगता है। सेलिंग के लिए अप्रोक्सीमेटली 1 लाख रुपए लगता है, राइट। बट हम इसको अगर एक साथ ट्रेड करेंगे तो इसमें हमें कम पैसे लगेगा, कम पैसे में इसकी सेलिंग हो जाती है। तो अगर हमें इसकी सेलिंग देखनी है तो हमें जाना पड़ेगा सेंसिबल में। ट्रेड स्ट्रेटेजी बिल्डर, हम इसमें जाते हैं, इसमें हम रन करते हैं रिलायंस। हमने लिखा रिलायंस, हमें बुल कॉल स्प्रेड बनाना है। बुल कॉल स्प्रेड में हमने 2920 का यहाँ पे लिखा है, 2900 का कॉल प्राइस बाय किया और 3000 का कॉल सेल किया। तो देखो इसमें हमें मार्जिन लगता है 43,000। ये होता है हेजिंग। इसमें हम क्या करते हैं, हम हमारे प्रॉफिट को लिमिटेड कर लेते हैं बट हमारे लॉस को भी लिमिटेड कर लेते हैं। जो मैम ने अभी क्वेश्चन पूछा था कि अगर हम ऑप्शन बाय करते हैं तो हमें कितना लॉस हो सकता है, तो हम ऑप्शन को कभी भी नेक्ट बाय करने की सलाह नहीं देते, क्योंकि नेक्ट बाय करने में आपको 17,000 रुपए लगते थे, 18,000 रुपए अप्रोक्सीमेटली, बट उसमें ज्यादा लॉस होने की अपॉर्चुनिटी होती है। तो हमें कभी भी ज्यादा लॉस के लिए नहीं जाना है। तो इसके लिए हमें क्या करना है, प्रॉफिट में से हमें इंश्योरेंस लेना है। जो इंश्योरेंस होता है वो हेजिंग से मिलता है। तो हेजिंग में हमें क्या किया, इसमें 2900 का सी बाय किया और 3000 का सी सेल किया, जो अप्रोक्सीमेटली 33 रुपीज पे है। तो अगर रिलायंस कहीं पे, अगर सपोज
फेब्रुवरी 29 फेब्रुवरी को अप्रोक्सीमेटली रिलायंस अगर सपोज 2950 पे ही रहा, ऊपर नहीं बढ़ा, तो वो पोजीशंस में आपको क्या होगा, तो इसका नीचे ग्राफ दिया होता है भाई। 9050 में अगर मार्केट रहा तो उसके बाद 9050 में अगर मार्केट रहा तो आपकी पोजीशंस अप्रोक्सीमेटली 2115 प्रॉफिट में रहेगी। फिर भी राइट, तो आपको ये समझना है कि आपकी पोजीशंस कैसे बनती है, उसके ऊपर डिपेंड रहता है। और इसमें क्या रहेगा, देखो मैक्सिमम अगर इसमें अगर प्रॉफिट हुआ तो आपको प्लस 15,513 प्रॉफिट होगा, और इसका ब्रेक इन पॉइंट है 2938। इसके अगर नीचे चला जाता है तो आपको इसमें ये पोजीशन 2938 के आसपास रहा तो आपको जीरो प्रॉफिट जीरो लॉस होगा। अगर ये आपके अगेंस्ट में पोजीशन चली जाती है, मार्केट बहुत नीचे जाता है, तो फिर आपका मैक्सिमम लॉस 9400 रुपए होगा, अप्रोक्सीमेटली 9490। और अगर आपके एक्सपेक्टेड मूवमेंट्स पॉजिटिव मूवमेंट्स और रिलायंस ऊपर बढ़ता है तो आपको मैक्सिमम 15,513 का प्रॉफिट होगा। और इसमें एक अच्छी बात होती है, ये देखिए इसमें हमें एक प्रॉफिट की प्रोबेबिलिटी पता चलती है। तो प्रॉफिट की प्रोबेबिलिटी इसमें 47% है, विच इज अ गुड कि 47% तक यहाँ पे प्रॉफिट हो सकता है। सर सेंसेक्स आपण फॉलो करत नाही, अलग लक्षात, वी ऑलवेज फॉलो ओनली निफ्टी। और सुशील जी वी रिक्वेस्ट यू कि भाई आप निफ्टी को फॉलो करेंगे तो अच्छा रहेगा। नॉर्मली क्या होता है, सेंसेक्स और निफ्टी दोनों भी सेम इंडेक्सेस है टॉप मोस्ट कंपनीज के, सेंसेक्स टॉप 30 कंपनीज का है और निफ्टी टॉप 50 कंपनीज का है। बट वी सजेस्ट यू टू फॉलो निफ्टी ओनली बिकॉज निफ्टी इज वेरी सस्टेनेबल, और निफ्टी मैनेज होना दिक्कत वाली बात होती है, और निफ्टी जेन्युइन मूव करता है, और निफ्टी के मूव्स को कैच करना और वर्कआउट करना आसान होता है। सो वी फॉलो ओनली निफ्टी। हम बैंक निफ्टी को भी ज्यादा फॉलो नहीं करते, हम मैक्सिमम निफ्टी को ही फॉलो करते हैं। अश्विन सूर्यवंशी मैडम, इनकम टैक्स के बारे में थोड़ा बताइए। जो हमारा ऑप्शन से इनकम आता है मैम वो सब टैक्सेबल होता है, और वी आर लायबल टू पे टैक्स ऑन दिस ऑल इनकम्स व्हाटएवर प्रॉफिट्स वी आर अर्निंग फ्रॉम दिस ऑल। इसमें कभी भी लॉस होता है तो वी कैन बुक दैट लॉस फॉर कैरी फॉरवर्ड नेक्स्ट 2 years। 2 साल के लिए हमारा जो भी लॉस ईयरली होता है उसको हम कैरी फॉरवर्ड कर सकते हैं 2 साल के लिए। नेक्स्ट 2 साल में कभी भी प्रॉफिट होता है उसके अगेंस्ट हम वो मैनेज कर सकते हैं, जो हमारे सीए करते हैं नॉर्मली। और इसमें अगर हम लॉन्ग टर्म में कोई भी पोजीशन रखते हैं 1 साल के ऊपर और उससे हमें कुछ प्रॉफिट बनता है, वो सिर्फ टैक्स फ्री होता है। उसके लिए भी 2 लाख का लिमिट है। उसमें से अगर हमें 2 लाख से ज्यादा प्रॉफिट होता है तो फिर वो टैक्सेबल होता है, और 2 लाख से नीचे अगर लॉन्ग टर्म से प्रॉफिट होता है तो वो टैक्स फ्री होता है। अगर हम पोजीशन कोई भी 1 साल के ऊपर के लिए रखते हैं इक्विटी में, वही जो इनकम है वो टैक्स फ्री है बिलो 2 लाख। बाकी जो भी हम इनकम इंट्राडे से कमाते हैं, बाकी कोई भी पोजीशन से कमाते हैं, वो सब टैक्सेबल है और उसके ऊपर हमें टैक्स पे करना पड़ता है, एंड दैट इज मैंडेटरी। उसके लिए कोई ऑप्शंस है नहीं, इट्स कंपल्सन फॉर एवरीवन होपफुली। मॅडम तुमचं इन्कम जर अबोव 6 लाख झालं तर देन यू हैव टू पे द टैक्स, अलग लक्षात। सो इट इज फॉर यू हाउसवाइफ और अदर रिटायर्ड पर्सन जिनका टोटल इनकम आपका जो है अबोव 6 लाख होता है, जो आपका स्लैब रहेगा। एज ऑफ नाउ 6 लाख इज द स्लैब फॉर द ईच एंड एवरीवन। अप्रोक्सीमेटली लेडीज के लिए 6 लाख है, जेंट्स के लिए 5 लाख है। तो 6 लाख के अबोव अगर आपका हो जाता है देन यू हैव टू पे द टैक्स, अदरवाइज यू आर फ्री। 6 लाख के नीचे लेकिन आपको टैक्स इनकम टैक्स फाइल करना है, देन यू डज नॉट रिक्वायर टू पे द टैक्स। बट 6 लाख के अबोव जाता है तो अकॉर्डिंग टू योर स्लैब इनकम टैक्स भरना है, और इसमें से जीएसटी वगैरह तो बाकी कट हो ही जाता है। तो इट डिपेंड्स अपॉन अकॉर्डिंग टू योर स्लैब ओनली, दैट्स इट, नथिंग एल्स। होपफुली रेस्ट ऑल योर डाउट्स आर क्लियर, सो वी कैन स्टॉप द लेक्चर राइट नाउ। कल मिलेंगे हम, आई विल अपडेट यू
regarding tomorrow's timing and everything in the group only. And whatever doubts you are having, you can get back to us on our WhatsApp number, so we can go update you the things and everything. Hopefully you enjoy the session and it was a lot helpful to all of you. आपके कुछ भी doubts रहेंगे तो you can just get back to us, so we'll help you to work out those all doubts. We'll end the session over here. Take care, enjoy yourself. और आपके कुछ भी doubts रहे तो just please get back to us. Endra Divekar ji, thank you very much. All of you, thank you very much. Take care, enjoy yourself. Vishwas sir, thank you very much. Take care, bye. Bye all of you, bye, good night.